वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के सफर को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 221 से लेकर 230 तक। कहानी अब जिस पड़ाव पर है वहां हर चैप्टर एक नई कड़ी जोड़ रहा है। लूमियन और उसकी टीम के सामने अब जो मिस्ट्रीज आ रही हैं वो सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि बहुत ही अजीब भी हैं। इन 10 चैप्टर्स में सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आप लोगों की कंसिस्टेंसी ही मेरी ताकत है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 10 चैप्टर्स। चैप्टर 221 वेंटिंग। जेना की नजर लूमियन के पीछे हटती फिगर पर टिक गई और उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी नींद लेने, लूमियन ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। अपने होठों को सिकोड़ते हुए जेना ने उसे फॉलो करने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए सोचा। वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन जानना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या वो वाकई सोने के लिए ओबर्ज डू कॉकडोर वापस जाने का इरादा रखता है। वरना उसकी करंट स्टेट को देखते हुए वो ये अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि वो क्या मुसीबत खड़ी कर सकता है। जेना की प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए लूमियन धीरे धीरे ओबर्ज डू कॉकडोर की तरफ वापस चला गया। जैसे ही वो मोटल के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने देखा कि मेन डोर मजबूती से बंद है। पाइपों पर चढ़ने के बजाय उसने अपने पास से एक छोटा तार निकाला और उसे ब्रास की कीहोल में सफाई से घुमाया। दरवाजा खुला, जिससे अंदर का अंधेरा दिखने लगा। रोशनी का एकमात्र सोर्स बेसमेंट बार की ओर जाने वाली सीढ़ियों से आ रहा था। लूमियन ने एक सरसरी नजर डाली और उसी तरफ नीचे जाने का फैसला किया। धत तेरी की, क्या उसने ये दावा नहीं किया था कि वो सोने जा रहा है? जेना ने मन ही मन कोसा और एक आह भरी। वो उसके पीछे पीछे ओबर्ज ड्यू कॉकडोर के बेसमेंट बार में चली गई। बार में कस्टमर्स की भीड़ नहीं थी। 2 या 3 नशे में धुत आदमी एक छोटी गोल मेज पर बैठे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे, लेकिन उनमें ज्यादा जान नहीं बची थी। बार काउंटर पर इकलौता कस्टमर लूमियन का पड़ोसी गैब्रियल था, जो रूम 206 में रहने वाला प्लेराइट था। एक फीकी लिनन शर्ट, भूरे रंग के ट्राउजर और बड़े काले फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए गैब्रियल के बाल बिखरे हुए और चिपचिपे लग रहे थे। तुम अभी भी इस वक्त पी रहे हो? लूमियन गैब्रियल के पास बैठ गया। उसकी नजर प्लेराइट के हाथ में पकड़े ग्रीन एब्सिंथ के गिलास पर टिक गई, जो एक अजीब सी चमक के साथ झिलमिला रहा था। क्या वो नॉर्मल हो गया है? जेना ने लूमियन को परखा, ये महसूस करते हुए कि उसकी कंडीशन पहले जैसी गंभीर नहीं थी। अपने हाथ से जम्हाई को दबाते हुए उसने एक बार स्टूल खींचा और बैठ गई, अगले 30 मिनट तक ऑब्जर्व करने के इरादे से। गैब्रियल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अभी एक मैन्युस्क्रिप्ट खत्म की है और ड्रिंक के लिए नीचे आया हूँ। क्या सभी ऑथर्स एक जैसे होते हैं? क्या तुम रात में मेहनत करना और दिन में सोना पसंद करते हो? लूमियन ने बार काउंटर पर थपथपाया और एक गिलास एब्सिंथ का इशारा किया। एक पल के लिए रुकते हुए गैब्रियल ने जवाब दिया, कई ऑथर्स ऐसे ही होते हैं। शांत रातें हमें बेहतर इंस्पिरेशन देती हैं। लेकिन मैं इसलिए देर तक नहीं जागता। मुझे दिन के दौरान अलग अलग थिएटर्स में जाना पड़ता है। मैनेजर्स को मेरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने और उसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी करना पड़ता है। आज मैं क्वार्टियर de la कैथेड्रल कमेमोरेटिव में थिएटर de la रेनेसांस गया था। उनके मैनेजर नाथन लोप सबसे समझदार थिएटर मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। मेरी स्क्रिप्ट की वैल्यू पहचानने की सबसे ज्यादा संभावना उन्हीं की है। फिर भी उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। मैं उनके ऑफिस और उनके अपार्टमेंट दोनों जगह उनसे मिलने में फेल रहा। थिएटर और मैनेजर जैसे शब्द सुनकर जेना का दिल धड़क गया और उसके मन में घबराहट होने लगी। उसके आसपास के कई लोग एक दुष्ट देवता की पूजा करते थे। इस सच ने उसकी साइकोलॉजी पर गहरा निशान छोड़ दिया था। इसके अलावा उनकी एबिलिटीज घृणित और टेढ़ी थीं, जिससे उसके अंदर गहरी नफरत पैदा होती थी। लूमियन ने बार के मालिक और बारटेंडर पवार्ड नीसन द्वारा दिए गए एब्सिंथ को उठाया और एक घूंट लिया। क्या तुम्हें पता है कि थिएटर मैनेजर कहाँ रहता है? हाँ, मैं पहले भी उसके अपार्टमेंट जा चुका हूँ, और भी कई प्लेराइट्स के साथ। वो अभी भी कुंवारा है और अक्सर अपनी मिस्ट्रेस बदलता रहता है, गैब्रियल बोलता गया। लूमियन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरे पास उस बंदे से तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़वाने का एक तरीका है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा। सच में? गैब्रियल हैरान और कंफ्यूज्ड रह गया। क्या वाकई कोई तरीका है? जेना ने सोचा, उसका मन हैरानी से भर गया। लूमियन ने तेजी से अपना एब्सिंथ खत्म किया और खड़ा हो गया। चलो तुरंत चलते हैं। अपनी स्क्रिप्ट लाओ। गैब्रियल ने कभी भी ऐसे एक्शन वाले आदमी का सामना नहीं किया था। आधी रात हो चुकी थी। बिना किसी उम्मीद के उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अपना बचा हुआ एब्सिंथ पीकर वो अपने 3 एक्ट वाले नाटक की स्क्रिप्ट लाने के लिए दूसरी मंजिल पर गया।
ऑबर्ज ड्यू कॉकडोर के एंट्रेंस पर खड़ी जेना लूमियन को उलझन और क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी। क्या तुम्हारे पास वाकई कोई सॉल्यूशन है? लूमियन ने लापरवाही से कहा। तुम्हें मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। हे, जेना ने अपना तिरस्कार जाहिर किया। अनिश्चित थी कि यह उसकी परेशान हालत का नतीजा था या कुछ और। उसने जिज्ञासा के कारण लूमियन के पीछे जाने का फैसला किया ताकि उसे कोई जल्दबाजी वाला कदम उठाने से रोक सके। कुछ ही देर में गैब्रियल ग्राउंड फ्लोर पर लौट आया। उसने एक साफ और इज्जतदार फॉर्मल सूट पहन लिया था, साथ में एक क्रिम्सन बोटाई भी थी। एड्रेस? लूमियन ने शांति से पूछा। रूम 702, 15 रुए डेफो, क्वार्टियर डेला कैथेड्रल कॉमेमोरेटिव। गैब्रियल ने कम रोशनी वाली रुए अनार्की की ओर देखा, जहां केवल कुछ नशे में धुत लोग और आवारा लोग घूम रहे थे। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हमें वहां पैदल चलना चाहिए? इस समय कोई पब्लिक कैरेज अवेलेबल नहीं थी और क्वार्टियर डेला कैथेड्रल कॉमेमोरेटिव मार्केट डिस्ट्रिक्ट के बगल में ही था। लूमियन ने इस सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्थिर गति से एवेन्यू डू मार्चे की ओर टहलने लगा। वो देर रात तक चलने वाली एक रेंटल कैरेज, जो 4 पहियों वाली 2 सीटर थी, के पास रुका और ड्राइवर से बात की, जिसने एम्पायर कैरेज कंपनी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। 15 रुए डेफो, क्वार्टियर डे ला कैथेड्रल कॉमेमोरेटिव। कैरेज ड्राइवर ने वैक्स्ड हैट और पीले बटनों वाला नीला गाउन पहने हुए लूमियन और उसके 2 साथियों को गौर से देखा और कहा, 2 वेल डियोर। ट्रायर में 1 घंटे से कम की रेंटल कैरेज में दिन का सफर। लूमियन चुप रहा। उसने एक -1 वर्ल्ड डियोर की वैल्यू वाले 2 सिल्वर सिक्के निकाले और उन्हें कैरेज ड्राइवर की ओर उछाल दिया। बिना कोई शिष्टाचार दिखाए वो कैरेज में चढ़ गया और सीट ले ली। इसने गैब्रियल को दुविधा में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिष्टाचार दिखाए और सीएल के साथ धक्का मुक्की करे या सिंगर जेना को अपनी पसंद खुद करने दे। आखिरकार ये महसूस करते हुए कि उसे इनवाइट नहीं किया गया है, जेना बड़बड़ाई और लूमियन के बगल में बैठ गई, अपनी पर्सनल स्पेस बनाने की कोशिश करने लगी। रेंटल कैरेज चल पड़ी, क्वार्टियर डे ला कैथेड्रल कॉमेमोरेटिव की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हुए। सफर के दौरान लूमियन ने एक अजीब सी चुप्पी बनाए रखी, जिससे गैब्रियल उसके सॉल्यूशन के बारे में पूछने में हिचकिचाने लगा। कैरेज के अंदर का माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। लूमियन की उस रात की अजीब स्थिति की आदी होने के बाद जेना ने अपना दिमाग साफ किया और अपने विचारों पर फोकस किया। एक अनिश्चित समय के बाद रेंटल कैरेज 15 रुए डेफो पर रुकी। लूमियन ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर चल दिया। लॉबी में घुसते ही उसे एक सतर्क गार्ड ने रोक लिया। आप किस फ्लोर और रूम में रह रहे हैं? कर्तव्यनिष्ठ गार्ड ने पूछा। अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आपको। इससे पहले कि गार्ड अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, उसकी कनपटी पर एक ठंडी चीज दबा दी गई। लूमियन ने तेजी से अपनी बगल के नीचे से एक रिवॉल्वर निकाली थी और बैरल को गार्ड के माथे पर मजबूती से दबा दिया था। तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लगभग 50 साल के दिखने वाले गार्ड ने हकलाते हुए पूछा। गैब्रियल हक्का बक्का रह गया। उसका मन सीएल के सो कॉल्ड सॉल्यूशन को लेकर शक से भर गया। इस सब को देखने के लिए उत्सुक और एक्साइटेड जेना ने लूमियन को चुपचाप गार्ड को लॉबी के एक सुनसान कोने में ले जाते हुए देखा। रस्सी और अपने पास मौजूद अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हुए उसने गार्ड के हाथ पैर बांध दिए, जिससे वो पूरी तरह से हिलने डुलने लायक नहीं रहा। उसकी चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। काम पूरा होने के बाद लूमियन ने अपने पीछे अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया और सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ताला लगा दिया। जैसे किसी सपने से जागते हुए गैब्रियल उसके पीछे भागा। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। क्या ये वाकई ठीक है? तुम्हें क्या लगता है? लूमियन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। गैब्रियल लड़खड़ा गया। उसके पास शब्द नहीं थे। उसने हिचकिचाते हुए सोचा कि क्या उसे नाथन लोब थिएटर डे ला रेनेसांस के मैनेजर से अपनी स्क्रिप्ट पढ़वाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। आखिरकार वो एक मब लीडर है। गैब्रियल का मुंह खुला रह गया। वो लूमियन को रोकने के लिए कुछ भी कहने में असमर्थ था। जल्द ही तीनों टॉप फ्लोर पर पहुंचे और रूम 702 के बाहर रुक गए। गैब्रियल नॉक करने ही वाला था कि उसने देखा लूमियन ने सिंदूरी लकड़ी का दरवाजा खोलने के लिए चतुराई से एक छोटे तार का इस्तेमाल किया। गैब्रियल को लूमियन के इरादे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। ये देखकर जेना ने तेजी से अपना हल्के रंग का शॉल निकाला और उसे अपने चेहरे पर लपेट लिया, जिससे सिर्फ उसका माथा और आंखें दिखाई दे रही थीं। उसे शक था कि सीएल कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। उसके द्वारा फंसाए जाने से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाना ही समझदारी थी। कम से कम वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका चेहरा याद रखे। लूमियन लिविंग रूम में दाखिल हुआ, जो क्रिम्सन मूनलाइट की चमक से भरा था। एक पट्टी निकालकर उसने उसे अपने चेहरे पर लपेट लिया, जिससे सिर्फ उसकी आंखें और नथुने दिखाई दे रहे थे। हालांकि गैब्रियल ये समझने में फेल रहा कि जेना और सीएल अपने चेहरे क्यों छिपा रहे थे। उसने सहज रूप से एक कपड़ा ढूंढा और अपने चेहरे का निचला हिस्सा ढक लिया।
एक सफेद पट्टी में लिपटा हुआ लूमियन ने मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ने से पहले आसपास का जायजा लिया। उसने हैंडल घुमाया और धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। लिविंग रूम क्रिम्सन मून की रोशनी में नहाया हुआ था, जिससे बिस्तर पर लेटी आकृतियां साफ दिख रही थीं। वहां एक आदमी और एक औरत लेटे थे। आदमी के बाल बिखरे हुए काले थे, उम्र 40 के आसपास लग रही थी। उसका चेहरा पतला था और नाक की हड्डी उभरी हुई थी। औरत के सुनहरे घुंघराले बाल थे, जो अपनी 20 की उम्र में लग रही थी। उसका रंग बेदाग था और उसके फीचर्स बहुत सुंदर थे। मखमल के कंबल के नीचे वे बिना कपड़ों के लग रहे थे। वो थिएटर मैनेजर है। लूमियन ने अपनी आवाज बिल्कुल भी नहीं रोकी। गैब्रियल को ऐसा लगा जैसे वो किसी अजीब सपने में फंस गया हो। हाँ, वही है। लूमियन तेजी से बड़े बिस्तर की ओर बढ़ा। थिएटर डे ला रेनेसांस का मैनेजर नाथन लोप शोर सुनकर अपनी नींद से जागा। इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोल पाता, लूमियन ने उसका कंधा पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। नाथन लोप चौंक कर जागा। उसकी आंखों के सामने सफेद पट्टियों में लिपटा हुआ एक चेहरा था। उसका दिल जैसे एक धड़कन भूल गया, जिससे वो अवाक रह गया और विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अगले ही पल उसकी कनपटी पर एक रिवॉल्वर दबा दी गई। नाथन लोप ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसे लिविंग रूम में धकेल दिया गया। जैसे ही वो जेना के पास से गुजरा, लूमियन ने बिस्तर की ओर तिरछी नजर डाली और फुसफुसाया, उस औरत पर नजर रखना। जेना इन घटनाओं से हैरान थी, फिर भी उसकी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के वो नीचे झुक गई, अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे अभी अभी जागी सुनहरी बालों वाली औरत पर तान दिया। ठंडी बेरुखी के साथ उसने कड़ी चेतावनी दी, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। सुनहरी बालों वाली औरत ने बिस्तर पर कांपते हुए कंबल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। लूमियन ने नाथन लोप को एक रिक्लाइनर पर बिठाया, कपड़ों का इस्तेमाल करके उसके हाथ और पैर सोफे और फर्श से बांध दिए। हैरान होकर गैब्रियल पास आया। अचानक उसे एक विचार आया, क्या हम यहाँ नाथन लोप को लूटने आए हैं या हम यहाँ उसे अपनी स्क्रिप्ट दिखाने आए हैं? जेना नाइट गाउन पहनी उस सुनहरी बालों वाली औरत को लिविंग रूम में ले आई। लूमियन, जिसने क्रिस्टल झूमर जलाया था, कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपनी रिवॉल्वर वापस ले ली और रिक्लाइनर के सामने वाले दीवान पर बैठ गया। नाथन लोप पूरी तरह जाग चुका था और घबराहट में बोला, तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा सब कुछ। यहाँ कुल 1100 वेल डियोर और एक डायमंड नेकलेस है। मैं सब सरेंडर कर दूंगा। बस वादा करो कि मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। लूमियन, जिसका चेहरा पट्टियों से ढका था, गैब्रियल की ओर मुड़ा और कहा, इसे पढ़ो। क्या पढ़ूं? गैब्रियल ने जवाब दिया। उसका दिमाग खाली हो गया था। लूमियन धीरे से हंसा। अपनी स्क्रिप्ट पढ़ो। मॉन्सियर नाथन लोप इंतजार कर रहे हैं। क्या? गैब्रियल सन्न रह गया। क्या नाथन लोप से मेरी स्क्रिप्ट पढ़वाने का यही सॉल्यूशन है? क्या एक समझदार इंसान ऐसे सोचता है? न केवल गैब्रियल ने यह सोचा, बल्कि जेना भी खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। सीएल का दिमाग सच में पागल है। क्या इसका रिजल्ट ये नहीं होगा कि मॉन्सियर प्लेराइट को पुलिस स्टेशन ले जाया जाए? शुक्र है कि मैंने अपना चेहरा छिपा लिया है। राहत के इसी एहसास के साथ गैब्रियल डरते हुए नाथन लोप के पास पहुंचा। उसने स्क्रिप्ट निकाली और उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, जैसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया हो। नाथन लोप ने हैरानी में सुना, ये सोचते हुए कि क्या वो किसी बेतुके सपने में फंस गया है। अपनी नींद के बीच में एक नकाबपोश घुसपैठिए ने उसके घर पर हमला किया, उसे एक कुर्सी से बांध दिया ताकि वो उसे एक स्क्रिप्ट सुना सके। जैसे जैसे वो ध्यान से सुनने लगा, नाथन लोप की प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट्स जाग उठी, जो उसे स्क्रिप्ट की गहराई में ले गईं। पहले सीन का मुख्य डायलॉग खत्म होने के बाद नाथन लोप ने गैब्रियल को बीच में ही रोक दिया। ये किसने लिखा है? मैंने, गैब्रियल ने अनजाने में जवाब दिया। नाथन लोप की आवाज गहराई से गूंजी जब उसने कहा, इसे कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस ले आना। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। गैब्रियल की भावनाएं हैरानी, खुशी और डर के साथ मिली जुली थीं। क्या कल थिएटर डे ला रेनेसांस में पुलिस मेरा इंतजार कर रही होगी? लूमियन हंसा, अपनी सीट से उठा और अपनी रिवॉल्वर के साथ दरवाजे की ओर चल दिया। जेना और गैब्रियल उसके पीछे पीछे चले, जिससे सुनहरी बालों वाली औरत नाथन लोप को उसकी बंदिशों से आजाद कर सके। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, जेना ने गैब्रियल की ओर देखकर मुस्कुराहट दी और पूछा, मॉन्सियर प्लेराइट, आपकी स्क्रिप्ट असाधारण है। आपके शब्द दिल जीत लेने वाले हैं। इसका टाइटल क्या है? इसका नाम लाइट सीकर है, गैब्रियल ने सहज रूप से जवाब दिया, ये समझ पाने में असमर्थ कि एक अंडरग्राउंड सिंगर ने स्क्रिप्ट में इतनी रुचि क्यों दिखाई। जेना लूमियन के साथ चलने के लिए अपनी गति तेज कर दी। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने पूछा, क्या यही तुम्हारा सॉल्यूशन है? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि थिएटर मैनेजर भी किसी दुष्ट देवता का भक्त हो सकता है?
उसके वर्तमान मन की स्थिति में सभी थिएटर्स संदिग्ध लग रहे थे। लूमियन ने पट्टियां हटा दी। उसका एक्सप्रेशन अटल था, जैसे उसने जवाब दिया, तब हम लड़ते। मुझे पता था। जेना चुपचाप खुद से बड़बड़ाई। गार्ड से अपना सामान और रस्सियां वापस लेने के बाद तीनों एक रेंटल कैरेज में सवार हुए और ओबर्ज ड्यू कॉकडोर लौट आए। चैप्टर 222 फ्लायर्स। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। 6 बजते ही लूमियन उठकर बैठ गया और उसने पर्दे खोल दिए, जिससे कमरे में हल्की रोशनी आने लगी और एक शांत जगह में जान आ गई। उसने अपना चेहरा मला, फ्रेश हुआ और अपनी जरूरतों को पूरा किया। तैयार होने के बाद उसने कपड़े बदले और ओबर्ज ड्यू कॉकडोर से निकल गया। रू डे ब्लूज ब्लॉन्श के पास से गुजरते हुए वो किराए के सेफ हाउस में दाखिल हुआ। बड़ी उम्मीद के साथ लूमियन ने औरोर की ग्रिमॉयर्स को खंगालना शुरू किया, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसी छिपी हुई चीजें मिल जाएं जो उसकी पिछली तलाश में छूट गई थीं। औरोर की ग्रिमॉयर्स में 3 अलग अलग कैटेगरी की नॉलेज थी। सबसे पहले इसमें कॉमन मिस्टिकल समझ थी, अलग अलग पाथवे के नाम, कुछ सीक्वेंस की स्थिति, रिचुअलिस्टिक मैजिक की बुनियाद, सिंबॉलिक एलिमेंट्स का महत्व और कई सुपरनैचुरल भाषाओं के उच्चारण और मतलब। दूसरी कैटेगरी मिस्टिकल नॉलेज और पर्सनल एबिलिटीज के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर फोकस थी। इसके लिए गहरे चिंतन की जरूरत थी, क्योंकि इसमें कई रिकॉर्ड किए गए या खरीदे गए स्पेल, साथ ही श्राप के खिलाफ बचाव के तरीके शामिल थे। आखिर में अजीब और अधूरी जानकारी के कुछ टुकड़े थे, साथ ही दिलचस्प किस्से भी थे। कुछ चीजें हिडन सेज द्वारा औरोर को दी गई थीं, जबकि अन्य कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी के अंदर बातचीत से सामने आई थीं। ये मिली जुली जानकारियां अलग अलग ग्रिमॉयर्स में व्यवस्थित नहीं थीं, बल्कि औरोर को जैसे जैसे मिली वे वैसे ही छिटपुट रूप से दिखाई दी। लूमियन के लिए दूसरी कैटेगरी ने सबसे बड़ी चुनौती पेश की। वारलॉक स्पेल जैसे इल्यूमिनेशन, वीड रिमूवल, एक्सॉर्सिज्म, सॉइल समनिंग, लाइटनिंग, विंड क्रिएशन और फोर्स फील्ड हैंड काफी पेचीदा साबित हुए। आखिरकार उसके पास मिस्टिसिज्म की बेसिक समझ और स्पेल कास्ट करने के लिए जरूरी बियॉन्डर पावर्स का सपोर्ट नहीं था। दूसरी ओर लूमियन ने आर्म्स मॉन्क बनने के बाद से रिचुअलिस्टिक मैजिक को समझने, सीखने और उसमें महारत हासिल करने में काफी प्रोग्रेस की थी। लूमियन ने यह भी नोटिस किया कि उसकी बहन ने अपनी ग्रिमॉयर्स से कुछ बेसिक नियम, जैसे कि लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेशन को हटा दिया था। हालांकि इसकी उम्मीद की जा सकती थी। ऐसे कानून दुर्लभ थे और आसानी से याद रखे जा सकते थे। वे दिमाग में रचे बसे थे और उनके लिए किसी एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं थी। पूरी सुबह पढ़ने के बाद लूमियन को शक का कोई संकेत नहीं मिला। इसके बजाय उसने ढेरों सवाल जमा कर लिए जिन्हें दूसरों के साथ डिस्कस करने की जरूरत थी। उसने एक लंबी आह भरी, अपने सवालों वाले पन्नों को सावधानी से मोड़ा और सेफ हाउस से निकलने से पहले उन्हें अपनी जेब में रख लिया। एवेन्यू डू मार्श की ओर जाते समय लूमियन का ध्यान कई वोटिंग बूथों ने खींचा। वर्दीधारी पुलिस अधिकारी और भारी हथियारों से लैस मिलिट्री पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगन से काम कर रहे थे, जिससे लकड़ी के बक्सों में अपना वोट डालने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही थीं। गार्डनर मार्टिन से नई पहचान मिलने और लगभग 2 साल से मार्केट डिस्ट्रिक्ट के निवासी सीएल डुबॉइस के रूप में वोट देने का अधिकार होने के बावजूद लूमियन ने रजिस्टर न करने का फैसला किया। उसकी संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ समय बाद एक अखबार बेचने वाला लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने हवा में सफेद कागजों का एक ढेर उछाल दिया। लूमियन ने देखा कि कई पैदल चलने वाले लोग तैरते हुए कागजों को उत्सुकता से इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें बड़ी गंभीरता से पढ़ने लगे थे। वो नीचे झुका और अपने पैरों के पास पड़ा एक पेपर उठा लिया। सफेद कागज पर इंटस्क्रिप्ट में टेक्स्ट की कई लाइनें थीं, जो एक सिंपल और आसानी से समझ आने वाले सिंटैक्स में छपी थीं। ह्यूजेस अर्टोइस एक गद्दार है। कुछ साल पहले लोएन किंगडम के खिलाफ युद्ध में उसने अपनी सेना को छोड़ दिया और भाग गया। अनगिनत पिता, भाई, पति और बेटे कभी वापस नहीं आए। वो लोएन किंगडम के गुप्त सपोर्ट के साथ संसदीय चुनाव में हिस्सा ले रहा है। आरोपों को पढ़कर लूमियन अपनी हैरानी नहीं रोक सका। उसे ह्यूगो अर्टॉइस के कैंपेन पोस्टर्स अच्छी तरह याद थे, जिनमें उसकी मिलिट्री सर्विस पर जोर दिया गया था। वो मेजर के रैंक तक पहुंचने के बाद ही सेना से रिटायर हुआ था और नेशनल कन्वेंशन में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में राजनीति में कदम रखा था। क्या ये शुरुआती पोल रिजल्ट से निराश किसी कैंडिडेट की हताशा भरा कदम हो सकता है? जैसे ही लूमियन स्थिति पर विचार कर रहा था, पुरुषों का एक ग्रुप, जिनके मॉबस्टर्स होने का शक था, पास आया और पैदल चलने वालों से जबरन फ्लायर्स छीन लिए और फिजिकल वायलेंस और गंदी गालियों का सहारा लिया। हैरानी की बात यह थी कि पास के पुलिस अधिकारी उनके सामने हो रहे इस सीन से बेखबर लग रहे थे। लूमियन ने अपनी नजरें उठाईं और उनमें से एक आदमी को पहचान लिया। वे पॉइजन स्पर मब के मेंबर्स थे, वही लोग जिन्होंने पहले मार्गोट और विल्सन का ऑबर्ज डू कॉकडोर तक पीछा किया था। ओ ए कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ पढ़ने की? ए कोड़ी, तेरे हाथ में जो चीज है वो मुझे दे। कमीने, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे सबक सिखाऊं?
पॉइजन स्पर्म अब के मेंबर्स ने लूमियन को घेर लिया। जैसे ही वे उसके हाथ से फ्लायर छीनने ही वाले थे, उनकी नजर उसके काले जड़ों वाले छोटे सुनहरे बालों पर पड़ी। लूमियन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सीएल। पॉइजन स्पर्म अब के मेंबर्स तुरंत पीछे मुड़ गए। उनका भागने का इरादा साफ था। लूमियन ने तेजी से अपना पैर उठाया और एक मॉब्स्टर के पीछे एक जोरदार किक मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। क्या बात है? अपने पेपे को पहचान नहीं पा रहे? लूमियन ने ताना मारा और बदहवास पॉइजन स्पर्म अब के मेंबर्स को बिखरी हुई हालत में भागते हुए देखा। उसका उनका आगे पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। लूमियन ने पकड़े हुए फ्लायर को एक तरफ फेंक दिया और वापस साल डे बाल ब्राइज की ओर टहलने लगा। अंदर घुसते ही लुई उसके पास आया और सारकोटा उसके साथ था। बॉस, चार्ली ने कल रात वेटर की नौकरी छोड़ दी और सिर्फ 1 हफ्ते की सैलरी मांगी। मुझे पता है, लूमियन ने शांति से जवाब दिया। लुई को याद आया कि बॉस पिछली रात चार्ली को ले गए थे और उसके बिना वापस आए थे। उसके कुछ समय बाद चार्ली ने अपना इस्तीफा दे दिया और चला गया। घटनाओं के इस सीक्वेंस ने लुई के मन में एक शक पैदा कर दिया कि कुछ सीक्रेटिव चल रहा था, लेकिन उसने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। लूमियन ने लुई पर एक सरसरी नजर डाली और दूसरी मंजिल पर कैफे की ओर बढ़ते हुए लापरवाही से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 27, लुई ने जवाब दिया, हैरान होकर कि बॉस को इस खास डिटेल में दिलचस्पी क्यों थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने आगे पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? अभी नहीं, लुई ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब मैं थोड़ा और मैच्योर हो जाऊंगा तब शादी करने का प्लान है। हालांकि वो एक लो रैंकिंग मॉबस्टर की जिंदगी से बचने में कामयाब रहा था और अब लीडर के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था, जिससे सड़कों पर पीट पीट कर मार दिए जाने का डर खत्म हो गया था। फिर भी लुई उन खतरों को पहचानता था जो अभी भी छिपे हुए थे। वो शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने और बच्चा होने के कुछ ही समय बाद किसी दूसरे आदमी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता था। लूमियन ने सिर हिलाया। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है। मैं जिस दूसरे लुई को जानता हूँ, उसके पहले से ही कई बच्चे हैं। लुई ने इस बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि बॉस बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जब डिस्कस करने के लिए कुछ और नहीं बचा था, जैसे कि कोई बात साबित करने की कोशिश कर रहे हों। डॉट डॉट डॉट। फ्रैंका ने गार्डनर मार्टिन के साथ अपना लंच छोड़ दिया और दोपहर से पहले 3 रू डे ब्लूजेस ब्लॉन्श लौट आई। घर पहुंचने पर उसने नोटिस किया कि गेस्ट बेडरूम का दरवाजा मजबूती से बंद था। हैरान होकर उसने हैंडल घुमाया और उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर जेना अपने पजामे में गहरी नींद में सोई हुई थी, एक कंबल के नीचे दुबकी हुई। दरवाजे की हलचल से जागकर उसने अपनी आंखें मली और धीरे से उठकर बैठ गई। उसकी नजर फ्रैंका पर टिक गई। अभी भी सो रही हो? फ्रैंका ने अपनी मुस्कान के साथ पूछा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी थिएटर डेलॉन्सियन केज पिजन्स में एक्टिंग क्लासेस नहीं हैं, तुम खुद को इस तरह ढीला छोड़ रही हो? जेना ने अपने भूरे बालों में कंघी की और बड़बड़ाई, ये सब सीएल की गलती है, चीजें देर रात तक चलती रहीं। फ्रैंका की मुस्कान जम गई। जेना ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि कल रात उसे क्या हुआ था, लेकिन उसका मूड और कंडीशन खराब थी। मुझे डर था कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। उसके ऑबर्ज डू कॉक में घुसने और बिस्तर पर जाने के बाद ही मैं कुछ आराम करने के लिए लौटी। फ्रैंका ने राहत की सांस ली और चिंता के साथ पूछा, मुझे सब कुछ बताओ। जेना ने साल डिबाल ब्राइज में अपनी परफॉर्मेंस से शुरू होने वाली घटनाओं को सुनाया। बारिश में सड़क किनारे बैठे लूमियन को देखने से लेकर गैब्रियल की स्क्रिप्ट डील सुरक्षित करने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए एक अकल्पनीय मेथड तक। आखिर में उसने कहा, लानत है, लगभग 3 बज चुके थे जब वो आखिरकार अपने कमरे में जाने और सोने के लिए राजी हुआ। मैं हद से ज्यादा थक गई थी। फ्रैंका ने ध्यान से सुना और अपनी चिंता जाहिर की। उसे ऐसी स्थिति में देखना दुर्लभ है। फ्रैंका रुकी। उसे एक बात का एहसास हुआ। लूमियन अभी भी एक साइकियाट्रिस्ट से रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा था और शायद ये स्थिति जो उसने देखी थी उसका सबसे असली रूप था। उसने कल रात पक्का किसी तरह का ट्रॉमा झेला होगा। मैं इसके बारे में उससे बाद में पूछूंगी। फ्रैंका द्वारा उसे एक रिश्तेदार के रूप में संबोधित करने के बाद उसने अब जेना के सामने लूमियन के साथ अपने करीबी रिश्ते को नहीं छिपाया। जेना ने सिर हिलाया। अपने शब्द सावधानी से चुनना। उसे उकसाना मत। लेकिन अगर हम अभी एक्ट नहीं करते हैं तो वे अपने नए बून मिलने के बाद और भी भयानक हो जाएंगे। वो हिचकिचाई, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में अनिश्चित थी। डॉट डॉट डॉट। 126 एवेन्यू डू मार्श पर बगीचे वाली 3 मंजिला इमारत के अंदर ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर ने अपने सबॉर्डिनेट को देखा, जिसने मार्केट डिस्ट्रिक्ट के पार्लियामेंट्री इलेक्शन कमीशन में घुसपैठ की थी, और उत्सुकता से पूछा, क्या स्थिति है? सबॉर्डिनेट ने एक्साइटमेंट के साथ जवाब दिया, मॉन्सियर ह्यूजेस अर्टोइज बड़े अंतर से लीड कर रहे हैं।
ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सबॉर्डिनेट के जाने के बाद वो बॉल्डी हरमन और शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कास्टिना की ओर मुड़ा और बोला, चुनाव के रिजल्ट कल दोपहर घोषित किए जाएंगे। लेडी मून व्यक्तिगत रूप से रिचुअल की देखरेख करेंगी और रात के दौरान हमें बूंद देंगी। उसके बाद हम अब और पीछे नहीं हटेंगे। उस नीच सीएल को अपनी मौत से मिलना ही होगा। चैप्टर 223 चॉइस। लिमार्श डी क्वार्टियर जेंटलमैन की ओर मुख किए हुए एक दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर एक एक्टिव खदान थी। साल डिबाल ब्रीज से निकलने के बाद लूमियन एक सूटेबल कैंडिडेट खोजने के मिशन पर निकल पड़ा था, जो उसे इसी जगह ले आया। रात गहरी थी और लैंपलाइटर्स सड़कों पर बिखरे गैस लैंपों को लगन से रोशन कर रहे थे। इसके बिल्कुल विपरीत वो खदान, जहां दिन का काम खत्म हो चुका था, अंधेरे में डूबी हुई थी और वहां कोई आर्टिफिशियल रोशनी नहीं थी। खदान के फर्श पर कई जिप्सम भट्टियां बिखरी हुई थीं, जिनके चारों ओर कई आवारा लोग थे। लूमियन ने अपना फोकस तेज किया और हर व्यक्ति की परिस्थितियों का बारीकी से आकलन करने लगा। आखिरकार उसे एक ऐसा टारगेट मिला जो उसकी जरूरतों के हिसाब से सही था। एक जिप्सम भट्टी के सहारे एक पुरुष आवारा लेटा हुआ था। उसकी शर्ट, पैंट और जैकेट फटे हुए थे, जिनका असली रंग काली मिट्टी की वजह से छिप गया था। धसी हुई आंखें और दुबले पतले शरीर ने लगभग उसकी आकृति को ही बिगाड़ दिया था। उसके बिखरे हुए बाल और दाढ़ी आपस में उलझे हुए थे। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसकी उथली सांसें बता रही थीं कि वो किसी भी पल दम तोड़ सकता है। लूमियन के ऑब्जर्वेशन के अनुसार वो आवारा वाकई अपनी ढलती जिंदगी के अंत के करीब था। उसके पास सिर्फ 2 या 3 दिन बचे थे। आकृति के पास पहुंचकर लूमियन नीचे बैठा और उसने वो गैस कनस्तर निकाला जो उसने अंसावरी हेडसे से प्राप्त किया था, जिसे फ्रैंका ने मिस्टिसिज्म स्मेलिंग सॉल्ट्स नाम दिया था। ढक्कन खोलकर उसने उसे आवारा के नथुने के पास रखा। उसने और फ्रैंका ने पहले ही रेंटा के अवशेषों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सेडेटिव्स और कुल 212 वेल्डियोर के सिक्के लूमियन के थे, जबकि बाकी फ्रैंका का हिस्सा था। अछू। वो आवारा 2 बार छींका और उसकी आंखें धीरे से खुली। नीली लेबर यूनिफॉर्म और डार्क कैप पहने लूमियन को देखते हुए उसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लूमियन ने शांति से जवाब दिया, मैं बस यहाँ से गुजरने वाला एक वर्कर हूँ। मुझे लगा कि तुम्हारा अंत करीब है, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए पास आया। आवारा को लूमियन के स्पष्टीकरण में कोई गलती नहीं लगी। इंटिस रिपब्लिक में किसी लावारिस लाश को मिलने पर, चाहे वो सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट की जाए या 2 चर्चों को व्यक्तियों को शुद्धिकरण या दाह संस्कार सुनिश्चित करने के लिए मुआवजा मिलता था। हालांकि वो राशि बहुत कम थी, महज एक वर्ल्डियोर, फिर भी निचले तबके के नागरिकों के लिए ये एक सुखद सरप्राइज था। आवारा की दाढ़ी कांपी और उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने सही अंदाजा लगाया। मुझे भी लग रहा है कि मेरा समय करीब आ रहा है। अगले 2 दिनों में अक्सर यहाँ चक्कर लगाते रहना, ताकि तुम्हारे पैसे कोई और न छीन ले जाए। शायद ये मिस्टिसिज्म स्मेलिंग सॉल्ट्स का असर था, या शायद मौत के टॉपिक ने पल भर के लिए आवारा के हौसले को जगा दिया था, क्योंकि उसके शब्द अब लड़खड़ा नहीं रहे थे और उसकी सोच साफ हो गई थी। क्या तुम्हारा कोई परिवार बचा है? लूमियन ने मिस्टिसिज्म स्मेलिंग सॉल्ट्स को वापस रखते हुए लापरवाही से पूछा। वो आवारा कुछ पलों के लिए खामोश हो गया, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, अब और कोई नहीं। अगर तुम्हें मेरे कपड़ों में दिलचस्पी है, तो मेरे मरने के बाद इन्हें ले लेना। क्या तुम्हारा परिवार गुजर गया है? लूमियन ने गहराई से पूछा। आवारा की दाढ़ी उसकी मांसपेशियों के हिलने के साथ हिली और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वे चले गए। सब चले गए। मेरे माता पिता 45 की उम्र भी पार नहीं कर पाए। मेरा भाई कुछ साल पहले युद्ध में मारा गया। मेरी बहनें बीमारी की शिकार हो गईं और उसका बच्चा बाल मजदूर बन गया। 10 साल की उम्र तक वो कुबड़ वाला हो गया था और एक टेक्सटाइल मिल में भारी थकान से मर गया। वो आवारा लूमियन के सवाल से भटककर अपने अंत से पहले की यादों में खो गया। वो बोलता गया, मैं खदान में मेहनत करता था, मेरी ताकत की तारीफ होती थी। फिर एक मॉन्सियर ने मेरी लगन देखी और सोचा कि मैं कठिनाइयां झेल सकता हूँ। उसने मुझे डेटोनेटर लगाना और चट्टानें ढीली करना सिखाया। मेरी तनख्वाह बढ़ी और जिंदगी बेहतर होने लगी। मेरी एक पत्नी थी जो मेरी तरह ही मजबूत थी और 3 प्यारे बच्चे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बचा, मेरा छोटा फरिश्ता, मेरी बेटी। जब खाने की कीमतों की वजह से विरोध प्रदर्शन हुए, तो अचानक मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया और मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी और बेटी ने सब कुछ खर्च कर दिया, काफी कर्ज हो गया। आखिरकार उन्होंने मेरी सेवा करके मुझे ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में मेरी नौकरी चली गई। हमें दिन रात लोन शार्क्स परेशान करने लगे। वे लोग मेरे छोटे फरिश्ते को छीन ले गए। मेरी पत्नी और मैंने पागलों की तरह उसे ढूंढा। कुछ हफ्ते बाद हमें उसकी लाश मिली।
वो उनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सब खत्म करने का फैसला किया। मेरी पत्नी पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला और कहीं फेंक दिया। मुझे भी पीटा गया और मैं बेहोश हो गया, लेकिन मैं बच गया। मैंने आज तक जैसे तैसे गुजारा किया है। लूमियन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आवाज गहरी थी। जब वो आखिरकार बोला, कोई आखिरी इच्छा? वो आवारा जोर से हंसा। इच्छाएं? मेरी सबसे बड़ी इच्छा उस बीमारी की चपेट में आने के तुरंत बाद मर जाना है। लूमियन आगे बढ़ने से पहले पल भर के लिए खामोश हो गया। बदले की कोई प्यास नहीं। आवारा की आंखें धुंधली हो गईं और उसने जवाब दिया, वे लोन शार्क्स दूसरे मब्स द्वारा मारे गए। उनकी जगह अब नए लोन शार्क्स ने ले ली है। उसने लूमियन के शुरुआती सवाल को याद किया और ऐसी आवाज में बोला जो किसी दूसरी दुनिया से लग रही थी, जब मेरा समय आएगा मुझे लगता है कि मैं एक और मीटलॉफ खाना चाहूंगा। मुझे वे साल याद हैं। हर वीकेंड मेरी पत्नी मीट खुद खरीदती थी। उसमें अलसी के बीज और सिरका डालती थी, उसे सॉस में बदलती थी और उसे फ्लैट ब्रेड के बीज भरती थी। मेरी बेटी को यह बहुत पसंद था और मुझे भी। लूमियन ने सिर हिलाया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नीचे की सड़कों की ओर पहाड़ी से नीचे उतर गया। लगभग 45 मिनट के बाद वो जिप्सम भट्टी पर लौटा। उसके हाथ में एक रूएन मीटलॉफ था जिसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। वो आवारा फिर से बेहोश होने ही वाला था। लूमियन ने उसे उसकी सुस्ती से जगाने के लिए एक बार फिर मिस्टिसिज्म स्मेलिंग सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया। आवारा कुछ बार छींका। उसकी नजर रूएन मीटलॉफ पर टिक गई। उसने जल्दी जल्दी निवाले लिए। उसकी दाढ़ी पर तेल की एक पतली परत जम गई। इसका आधा हिस्सा खाने के बाद उसने सांस ली और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा गेम क्या है लड़के? मैं तुम्हें बाद में चाकू मारूंगा। ये शायद आज रात तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, लूमियन ने सादगी से कहा। आवारा थोड़ा हंसा और पूछा, क्या तुम्हें पुलिस का डर नहीं है? मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। क्या तुम्हें पता है कि हर सर्दी में मैं इसी जिप्सम भट्टी के अंदर सोता हूँ? दिन भर के काम के बाद भी इसमें एक सुकून देने वाली गर्माहट रहती है जो सुबह तक बनी रहती है। हालांकि इसके अंदर से निकलने वाली गैस जहरीली होती है और नींद में ही मेरी जान ले सकती है। अब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। लूमियन हंसा। मुझे लगता है कि पुलिस को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि एक आवारा का अंत कैसे होता है, जब तक कि ये कोई खुल्लम खुल्ला मर्डर ना हो। बिना किसी देरी के आवारा ने बचा हुआ मीटलॉफ खा लिया और एक डकार ली। 10 सेकंड से ज्यादा देर रुकने के बाद उसने अपनी पोजीशन ठीक की और बोला, तुम आगे बढ़ सकते हो। लूमियन ने अपनी ब्लेड निकाली, फालन मरकरी जिस पर डरावने पैटर्न बने थे, और उसे आवारा के हाथ में घोंप दिया। खून निकलने लगा, जिससे ब्लेड की नोक लाल हो गई। उसी समय लूमियन ने एक बार फिर मरकरी की काल्पनिक नदी को देखा। एक मरते हुए आवारा को खोजने का उसका मकसद एक ज्यादा प्रैक्टिकल भाग्य का एक्सचेंज करना था। इसका मतलब ये नहीं था कि मॉन्सोरिस घोस्ट का सामना करने वाला भाग्य डरावना नहीं था। इसके विपरीत ये निश्चित मौत या यहाँ तक कि कई इंसानों के पूरे परिवार के विनाश का कारण बन सकता था। इसके अलावा ये बहुत मजबूती से चिपका हुआ था। हालांकि समस्या इसके असर करने में लगने वाले समय की थी। भाग्य का एक्सचेंज अक्सर कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकता था, जबकि अपने टारगेट पर मॉन्सोरिस घोस्ट का हमला रैंडम अंतराल पर होता था। ये 10 से 20 मिनट में हमला कर सकता था या फिर 3 से 4 महीने तक इंतजार कर सकता था। दूसरे शब्दों में, मॉन्टसॉरिस घोस्ट से टकराने का भाग्य अचानक हमले या लड़ाई के लिए सही नहीं था। इसके अलावा मार्गोट की मौत के अनुभव और सबक से सीखकर लूमियन का टारगेट, ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर, पक्का ऐसी चीजों से सावधान होगा। अगर उसे फालन मरकरी से चाकू मारा गया और वो तुरंत खत्म नहीं हुआ, तो इसकी बहुत संभावना थी कि वो मैडम मून से मदद मांगेगा। लूमियन को पक्का नहीं पता था कि क्या वो लेडी, जिसके पास सच्चा ईश्वरीय अंश था, मॉन्टसॉरिस घोस्ट को रोक सकती थी। अगर वो रोक सकती थी तो उसका ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो जाता। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसका इरादा मॉन्टसॉरिस घोस्ट से टकराने के भाग्य को पहले ही बदलने और एक ऐसा भाग्य चुनने का था जो सरप्राइज अटैक और हत्या के लिए ज्यादा अनुकूल हो। वो चाहता था कि ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर बिना किसी मदद के मौके पर ही मर जाए। जैसे ही ये विचार लूमियन के दिमाग में दौड़ रहे थे, उसके सामने इमेजेस की एक सीरीज दिखने लगी। उसने उस आवारा को देखा जो जिप्सम भट्टी के अंदर सोया हुआ था। वो आवारा जिसे बेरहमी से पीटा गया था और बेहोश छोड़ दिया गया था। वो आवारा जो हाल ही में बेहोश हुआ था। वो आवारा जो अपनी बेटी की लाश के सामने टूट गया था। वो आवारा जिसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर का बना मीटलॉफ खाया था। वो आवारा जिसने सावधानी से विस्फोटक तैयार किए और सेट किए थे। लूमियन जानता था कि वो आवारा के 2 या 3 दिनों में मरने वाले भाग्य को नहीं चुन सकता था। ये एक बहुत बड़ा बोझ था जो फालिन मरकरी की बर्दाश्त से बाहर था। यहाँ तक कि लक ट्रांसफेरेंस स्पेल भी इतने भयानक भाग्य को ट्रांसफर नहीं कर सकता था।
लूमियन को जो एकमात्र उपाय समझ में आया वो था सब्स्टिट्यूशन स्पेल का इस्तेमाल करना और आवारा की जगह लेने के लिए मौत की सजा काट रहे किसी कैदी को ढूंढना। वह कुछ समय के लिए उस कैदी की पहचान अपना लेता और उसके आसपास के लोगों का भरोसा जीतता। फिर वो रिचुअल करता और आवारा की आने वाली मौत को कैदी की मौत के साथ बदल देता। हालांकि इस प्रोसेस को तैयार करने में 2 से 3 हफ्ते या उससे ज्यादा समय लगता। समय उसके पास नहीं था। अपने विशाल अनुभव का सहारा लेते हुए लूमियन ने एक त्वरित फैसला किया और उस आवारा के भाग्य को चुना जो हाल ही में अपने गिरते शरीर के कारण बेहोश हो गया था। ये मरकरी नदी से अलग होकर एक बूंद में बदल गया जो फॉलन मरकरी की ब्लेड में समा गया। साथ ही मॉन्सोरिस घोस्ट से टकराने का भाग्य पूरी तरह से उस आवारा के पास चला गया। लूमियन ने उस खतरनाक प्यूटर ब्लैक खंजर को वापस खींच लिया। वो साफ था और उस पर खून का कोई निशान नहीं था और आवारा के हाथ पर घाव उथला था जैसे कि वो जल्द ही एक निशान छोड़ देगा। बस इतना ही? आवारा ने हैरानी से पूछा। वो उसी वक्त और वहीं अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार था। हाँ। लूमियन खड़ा हुआ और पहाड़ी से चला गया। उस रात देर से जिप्सम भट्टी के अंदर आवारा को अचानक दौरे पड़े और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। डॉट 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 126 एवेन्यू डुमाश के सामने। यहाँ लौटकर लूमियन एक अंधेरे कोने में दुबक गया जो गैस स्ट्रीट लैंपों की रोशनी से सुरक्षित था। उसकी नजर टारगेट बिल्डिंग पर टिकी थी। उसके पास फ्रैंका अंधेरे से बाहर निकली। उसने काले रंग का लबादा और हुड पहना हुआ था। कैसा रहा? लूमियन ने पूछा। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। चैप्टर 224 डिस्गाइज। फ्रांका ने 126 एवेन्यू डुमाश की ओर अपनी नजरें डाली और कहा, चाहे ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर हो, बॉल्डी हरमन हो या शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कास्टिना, उनमें से कोई भी अभी तक बाहर नहीं आया है। बहुत सावधान है, लूमियन ने ऑब्जेक्टिवली कमेंट किया। फ्रांका ने एक तिरस्कार भरी आवाज निकाली। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी सावधान रहती। अगर मैं आज रात को जैसे तैसे गुजार लूं तो मैं बाजी पलट सकती हूं और जीत मेरी होगी। मेरे लिए खुद को रिवील करना कितनी बेवकूफ़ी होगी। भले ही कोई गार्डनर को अगवा कर ले और दरवाजे पर उसे अपाहिज बना दे, फिर भी मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी। ये एग्जाम्पल सही नहीं है, लूमियन ने पूछा। क्या होगा अगर गार्डनर की जगह जेना बंधी हो? फ्रांका चुप हो गई। प्रोवोकर पोशन का असर होते देखकर लूमियन ने बात को और आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने पूछा, तुमने और क्या ऑब्जर्व किया है? न तो लूमियन और न ही फ्रैंका ने ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर और दूसरों पर हमले के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया था। उनके पास केवल कुछ धुंधले विचार थे और वे फिलहाल शुरुआती जांच और तैयारियों में लगे थे। फ्रैंका ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर रिवील किया, पॉइजन्स पर मब का एक मेंबर अक्सर इलेक्शन कमीशन और इस इलाके में आता जाता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर को पोलिंग की रियल टाइम अपडेट्स दे रहा है। थोड़ी देर रुककर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही लूमियन के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान आ गई। क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे नींद आने पर नरम तकिया मिल जाना? वाकई पॉलिटिक्स में घुसना एक खतरनाक मामला है। फ्रांका ने अपना सिर घुमाया। लूमियन की ओर देखते हुए उसकी आंखों में चमक थी। तुम्हारी बहन ने तुम्हें अपनी जगह की कई कहावतें सिखाई होंगी। तुम इस चीज को कैसे ऑपरेट करने का प्लान बना रहे हो? लूमियन फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए खामोश रहा। अगर मैं एक एक्टर होता तो प्रॉब्लम सिंपल होती। फिर भी मेरे पास अभी भी वे चश्मे हैं। फ्रांका ने उसके जवाब से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। इस ऑपरेशन के लिए सरप्राइज अटैक और एसेसिनेशन दोनों की जरूरत है। एसेसिनेशन की इंपॉर्टेंस सरप्राइज अटैक से ज्यादा होनी चाहिए ताकि उनके होम टर्फ पर हेरिटिक स्पेलमास्टर के एडवांटेज को कम से कम किया जा सके। कुछ देर विचार करने के बाद वे दोनों 126 एवेन्यू ड्यू मार्च से दूर हट गए और डिस्ट्रिक्ट के पार्लियामेंट्री इलेक्शन कमीशन के पास एक अंधेरी जगह में छिप गए। दिन की वोटिंग खत्म हो चुकी थी और इलेक्शन कमीशन का स्टाफ बड़ी मेहनत से वोटों की गिनती कर रहा था और रियल टाइम अपडेट्स दे रहा था। अलग अलग अखबारों के अनगिनत रिपोर्टर्स वहां जमा थे जो सबसे पहले डेटा हासिल करने के लिए बेताब थे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ह्यूजेस अर्टोइस आज रात आधे से ज्यादा रजिस्टर्ड वोट हासिल कर लेगा जिससे वो अपनी इलेक्शन जीत डिक्लेयर कर सकेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया रात और गहरी होती गई। अचानक फ्रांका ने लूमियन को कोहनी मारी और इलेक्शन कमीशन से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वही पॉइजन स्पर्म का बंदा है। वो व्यक्ति लगभग 30 साल का लग रहा था। उसके काले बाल, भूरी आंखें और एक संकरा चेहरा था। उसने नीली और सफेद धारीदार शर्ट, एक हल्के भूरे रंग की जैकेट और एक मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी। लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल गया। उस आदमी के पास पहुंचते ही उसने चेहरे पर जल्दबाजी का भाव ला दिया।
उसने अपनी डार्क कैप नीचे खींच ली, जिससे उसके सुनहरे और काले बाल छिप गए। किसी को करीब आते देखकर पॉइजन स्पर्म मब के मेंबर ने सावधानी से अपना रास्ता बदल लिया। उसी पल लूमियन ने तिरछा कदम आगे बढ़ाया और खुद को उस व्यक्ति के सामने खड़ा कर लिया। वो मुस्कुराया और ग्रीट किया, लंबे समय से नहीं मिले। पॉइजन स्पर्म मब में तुम्हारा कैसा चल रहा है? वो आदमी अचानक हुई इस बात से हक्का बक्का रह गया। गैस स्ट्रीट लैंप की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए उसने लूमियन का चेहरा ध्यान से देखा। मौके का फायदा उठाते हुए लूमियन आगे झपटा। उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे गले लगाने के बहाने अपनी पकड़ में ले लिया। साथ ही लूमियन ने अपने बाएं हाथ से मेटल कैनिस्टर को टारगेट की नाक के पास कर दिया। उसने पहले ही ढक्कन खोल दिया था, लेकिन गैस के रिलीज को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी उंगली ओपनिंग पर दबा रखी थी। पॉइजन स्पर्म मब का मेंबर पागलों की तरह छटपटाने लगा, लेकिन लूमियन की हथेली ने उसके मुंह और नाक को ढक दिया था, जिससे उसकी कोई भी आवाज दब गई। उसके घूंसे और लातें आसानी से बेकार चली गईं, या तो उसकी गर्दन दबी हुई थी या उसकी पीठ को कोहनी से दबाया गया था। उसका सिर लूमियन की मजबूत पकड़ में उसके सीने से सटा हुआ था। अपनी घबराहट की हालत में उसके लिए लूमियन के कमजोर पॉइंट्स पर हमला करना मुश्किल था, और लूमियन ने इस हमले को बर्दाश्त किया। कुछ ही सेकंड के बाद उस आदमी का रेजिस्टेंस कम होने लगा। पास से गुजरने वाले लोग उस पर सरसरी नजर डालते और बिना कुछ अजीब महसूस किए आगे बढ़ जाते। कुछ ही पलों में लूमियन की बाहों में दबे आदमी ने अपनी चेतना खो दी। अपने नशे में धुत साथी को सहारा देते हुए लूमियन ने एक बार फिर अपनी उंगली से बोतल को बंद कर दिया। वे एक सुनसान गली में पहुंचे जहां पब्लिक एक्सेस बंद था। वहां लूमियन ने अपने टारगेट को छोड़ दिया और मेटल कैनिस्टर को कसकर बंद कर दिया। तुम बहुत लापरवाह हो। फ्रांका उसके बगल की परछाइयों से बाहर निकली। सिर्फ ट्रायल में ही तुम इससे बच सकते हो। कहीं और कोई भी जोर से शोर मचा देता। मैं ये हरकतें सिर्फ ट्रायल के लिए बचा कर रखता हूँ, लूमियन ने जवाब दिया और नीचे झुककर पॉइजन स्पर्म मब के मेंबर के कपड़े और नेकलेस उतारने लगा। उसने उसके हाथ पैर उस रस्सी से बांध दिए जो वो साथ लाया था। काम पूरा करने के बाद लूमियन ने अपने कैदी को होश में लाने के लिए मिस्टिसिज्म स्मेलिंग सॉल्ट्स का इस्तेमाल करने से पहले उसे कुछ ट्रुथ सीरम दिया। 3 बार छींकने के बाद पॉइजन स्पर्म मब के मेंबर ने अपनी आंखें खोली और डर के मारे चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? लूमियन ने अपनी कैप हटाई और एक मुस्कान के साथ टारगेट के सामने झुक गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचान नहीं सकते? क्रिम्सन मूनलाइट के नीचे पॉइजन स्पर्म मब के मेंबर ने सुनहरे काले बाल और एक धुंधला सा जाना पहचाना चेहरा देखा। उसके दांत बजने लगे। CCL, मुझे पता है, तुम्हें इसके परिणाम पता है, लूमियन ने एक मुस्कान के साथ कहा। पॉइजन स्पर्म मब के अंदर उसकी ठंडी, बेरहम और सन की रेपुटेशन उससे पहले पहुंच चुकी थी। वो आदमी इतना डर गया था कि उसका दिल जैसे उसके गले से बाहर आने को तैयार था। मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, लूमियन ने बिना विचलित हुए पूछा। तुम अभी कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? बॉस की जगह पर इलेक्शन की पोलिंग सिचुएशन रिपोर्ट करने के लिए। मॉन्सियर ह्यूजेस अर्टॉइस ने लगभग आधे वोट हासिल कर लिए हैं। वो बस थोड़ा शर्मीला है। उस आदमी ने न केवल लूमियन के सवाल का जवाब दिया बल्कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी। लूमियन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और उन स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में पूछना शुरू किया जो पॉइजन स्पर्म मब के मेंबर ने पहले ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर को बताई थी। इसमें स्टाफ के प्रति उसका बर्ताव, ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर को एड्रेस करने का उसका तरीका, उसकी पोजीशनिंग और उसकी टोन शामिल थी। डिटेल्स को बारीकी से याद करने के बाद लूमियन ने पॉइजन स्पर्म मब के मेंबर को बेहोश करने के लिए एक बार फिर सेडेटिव का इस्तेमाल किया। बिना किसी देरी के उसने दूसरे व्यक्ति के कपड़े पहन लिए, अपना मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस निकाला और उन्हें अपनी नाक पर टिका लिया। इस बार अंडरग्राउंड उसने चूहे, कीड़े और सांप देखे, लेकिन एक जली हुई बिल्डिंग और कांच की खिड़की के पीछे एक धुंधला चेहरा भी सामने आया। उस चेहरे की आंखें अजीब तरह से खाली थीं। लूमियन का दिमाग एक पल के लिए चकरा गया। उसने माथे पर शिकन लाते हुए मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस हटा दिए और कॉस्मेटिक्स का कलेक्शन निकाला। क्रिम्सन मूनलाइट और फ्रांका द्वारा पकड़ी गई छोटी टॉर्च की मदद से उसने मेकअप का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे पर कई तरह के पदार्थ सावधानी से लगाए। अपने साथी द्वारा लाए गए मेकअप मिरर में खुद को देखने के लगभग 10 मिनट बाद उसका चेहरा पतला हो गया और पॉइजन स्पर्म मब के मेंबर जैसा दिखने लगा। मेकअप में उसका हुनर पूरी तरह से उस आदमी की शक्ल की नकल नहीं कर पाया था, लेकिन मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इनहेरेंट इफेक्ट किसी को भी जिसने उसका चेहरा देखा, ये यकीन दिला देगा कि वो अल्साई नाम का व्यक्ति ही था। स्मैक! लूमियन ने मेकअप मिरर झटके से बंद कर दिया और फिर से अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही फ्रांका ने अपना सामान समेटा, उसने लूमियन को अपनी ओर पीठ करने को कहा। उसे डर था कि कहीं वो भी अपने साथी को पॉइजन स्पर्म मब का मेंबर न समझ बैठे, जिससे उनके बाद के कोलैबोरेशन में रुकावट आ सकती थी।
फ्रांका ने लूमियन के बालों का रंग चेक किया और रेंटा से हासिल किए गए डिस्गाइज प्रॉप्स निकाले। बालों और आंखों का रंग सबसे बड़े फ्लॉस हैं। पहले इस ब्लैक हेयर डाई का इस्तेमाल करो, फिर ये ब्राउन कॉन्टैक्ट लेंस पहनो। लानत है, मिस्टिसिज्म के दायरे में कुछ भी पॉसिबल है। इस जमाने में किसने सोचा होगा कि एक्टर्स कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट्स का इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। हालांकि मटेरियल्स अलग हैं और वे विजन में सुधार नहीं करते, लेकिन वे पुतलियों का रंग बदल सकते हैं। वरना रेंटा आइव या तुम्हारे जैसा दिखने में फेल हो जाता। इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से मिस्टिकल है। लूमियन ने फ्रांका की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मिस्टिसिज्म हेयर डाई ले ली, जिसे एक स्पेशल लोशन से धोया जा सकता था। उसके गाइडेंस में उसने अपने सुनहरे और काले बालों को पूरी तरह से काले रंग में बदल दिया। एक बार जब उसने ब्राउन कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए, तो फ्रांका ने उनके आने वाले हमले की बारीकियों पर चर्चा करने का मौका लपक लिया। उन दोनों ने तेजी से एक रफ प्लान बनाया, लेकिन वे हर छोटी डिटेल में नहीं घुसे। पहली बात तो ये कि समय कम था, और दूसरी बात, उन्हें मौके पर कई अनजानी स्थितियों का अंदाजा लगाना था। हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना नामुमकिन था, इसलिए वे केवल मेन कॉन्सेप्ट के आधार पर फैसला ले सकते थे। फ्रांका ने एक सिक्कों की थैली निकाली। ये मुट्ठी के बराबर एक ग्रे वाइट कपड़े का बैग था, जो सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों से भरा था। फ्रांका ने अपने बैग को खंगाला और लोहे के रंग की एक अंगूठी निकाली, जिसका बैंड मोटा था और उसकी सतह पर पतले नुकीले कांटे थे। ये मेरे मिस्टिकल आइटम्स में से एक है, रिंग ऑफ पनिशमेंट, उसने लूमियन को समझाया। ये सिर्फ एक मकसद के लिए काम आती है। ये 5 मीटर के दायरे में किसी टारगेट की स्पिरिट बॉडी को भेज सकती है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है और वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है। लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स के लिए ऐसी बहुत कम बियॉन्डर पावर्स हैं जो डिफेंस को बाईपास करके सीधे स्पिरिट बॉडी पर हमला कर सकें। ये उनमें से एक है। फ्रांका अपनी बात जारी रखने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकी। इसे लंबे समय तक पहनने से तुम चिड़चिड़े, खून के प्यासे, क्रूर और इम्पल्सिव हो जाओगे। अगर तुम 1 घंटे में 3 से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में म्यूटेशन होने लगेगा। अगर तुम इसे हटा देते हो, तो जैसे ही तुम 5 मीटर के रेडियस में दाखिल होगे, तुम्हें इनडिस्क्रिमिनेट साइकिक पियर्सिंग डैमेज होगा। इसे सील करने के लिए तुम्हें इसे कीमती मेटल के सिक्कों के ढेर के बीच रखना होगा। फिलहाल फ्रांका ने अंगूठी पहनी हुई थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि न तो वो और न ही लूमियन इसके असर का शिकार हों। उसने रिंग ऑफ पनिशमेंट लूमियन को थमा दी। जैसे ही लूमियन ने अपनी दाहिनी मिडिल फिंगर में अंगूठी पहनी, उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई। खुद को संभालते हुए उसने काले दस्ताने पहने गली छोड़ी और 126 एवेन्यू डू मार्श की ओर दौड़ पड़ा। चैप्टर 225 एक्सपोज्ड। 126 एवेन्यू डू मार्श पर लूमियन, जो अल्साई के भेस में था, पॉइजन स्पर मॉब का एक मेंबर बनकर पहुंचा। उसने उस 3 मंजिला बिल्डिंग की बेल बजाई, जिसके पीछे एक गार्डन था। सुरीली आवाज के बीच वैलेट ने, जिसने पहले लुइस लंड को अंदर भेजा था, लकड़ी का दरवाजा खोला। अल्साई के चेहरे पर खुशी देखकर उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या आज के वोटिंग रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं? बिल्कुल, लूमियन ने अपनी आवाज छुपाते हुए नकली खुशी के साथ कहा। मिस्टर ह्यूग्स आर्टवा कल दोपहर तक पार्लियामेंट के नए मेंबर बन जाएंगे। वो वैलेट काफी समय से ग्रेट मदर का भक्त था और उसे प्रॉमिस किया गया था कि इलेक्शन के बाद उसे विलन बनने का रिवॉर्ड मिलेगा। ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हुआ और लूमियन को सीधा लिविंग रूम में ले गया। लिविंग रूम में ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, जिसने अब एक्वा ब्लू सिल्क पायजामा पहना था, दीवान पर आराम कर रहा था। उसने शॉर्ट लेग कैंडलस्टिक कैस्टीना से बात की, जो उसके पास बैठी थी, जबकि वो मजाक में उसे छू रहा था, और बॉल्डी हार्मन कमरे में टहल रहा था। पकड़ बनाए रखो, कल रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे अगले 24 घंटों में कुछ भी हो जाए, हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। क्या सच में? क्या तुम तब भी यहाँ रुकने के लिए तैयार हो, जब यहाँ आग लग जाए, धमाका हो जाए या भूकंप आ जाए? लूमियन ने मन ही मन कटाक्ष किया। उसने वैलेट को पीछे छोड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। बॉस, मेरे पास गुड न्यूज है। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर का उत्साह साफ दिख रहा था। वो अपने सबॉर्डिनेट्स की हरकतों, आवाज और अपीयरेंस को चेक करना भूल गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या मिस्टर ह्यूग्स आर्टवा इलेक्शन जीत गए हैं? बॉल्डी हार्मन और शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कैस्टीना ने भी लूमियन की तरफ देखा। उस पल लूमियन ने अपने और ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर के बीच की दूरी कम कर दी। वो दीवान और कांच की कॉफी टेबल से सिर्फ 3 मीटर दूर खड़ा था। उसने एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाकर कहा, वो मेजॉरिटी हासिल करने से सिर्फ 2000 वोट दूर हैं। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसकी खुशी बरकरार रही। उसने सिर हिलाया और ऐलान किया, बहुत अच्छे। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, लूमियन के हाथ ने उसका ध्यान खींचा। उसने काले दस्ताने पहने हुए थे। अल्साई की ऐसी कोई आदत नहीं थी। उसी पल
लूमियन की आंखों से दो अंधी कर देने वाली किरणें निकलीं, जैसे साइलेंट बुलेट्स और बिजली की तेज कौंध। एक झटके के साथ ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को अपनी स्पिरिट बॉडी के टूटने की काल्पनिक आवाज सुनाई दी, जिससे उसके शरीर में भयानक दर्द की लहरें दौड़ गईं। वह दर्द में अपना सिर पकड़कर बुरी तरह चिल्लाया। अपनी इस हालत में वो उस प्रोटेक्टिव एन्चेंटमेंट को एक्टिवेट करना पूरी तरह भूल गया, जो आमतौर पर मास्टर बेडरूम और लिविंग रूम को घेरे रहता था। अचानक हुए इस उलटफेर ने, जिसका ओरिजिन अज्ञात था, शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कैस्टीना और बॉल्डी हार्मन को हैरान कर दिया। वे सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके रिस्पॉन्स पूरी तरह से इंस्टिंक्टिव थे। उनमें से एक सीधा खड़ा हो गया, संदिग्ध हलसाई के खिलाफ एक डिफेंसिव स्टांस लेते हुए, जबकि दूसरा अपने बॉस की तरफ भागा ताकि उसके फ्लैंक को शील्ड कर सके। लूमियन ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। अपना हथियार फॉलन मर्क्यूरी निकालते हुए वो ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पर झपटा, जो सोफे पर दुबका हुआ था। हमले को देखते हुए शॉर्ट लेग कैंडलस्टिक कैस्टीना ने अपनी दाहिनी कोहनी से बीच में आकर रोका, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे क्या नुकसान होगा। उसका इरादा ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को हमले से बचाने में मदद करना था। अपने दूसरे हाथ से उसने पास में पड़ी कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे अलसाई पर चलाने की कोशिश की। अचानक काले कपड़ों में एक आकृति, जिसका चेहरा हुड के नीचे छिपा था, उसके पीछे प्रकट हुई। फ्रांका। फ्रांका ने लूमियन का यहां तक पीछा करने के लिए कुशलता से इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल किया था। उसका प्राइमरी टारगेट शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कैस्टीना थी, जो ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को प्रोटेक्शन दे रही थी। उसने सीधे ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को असैसिनेट करने से परहेज किया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी जान को खतरा होने वाला एक घातक वार मैजिक सर्कल को उसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ एक्टिवेट कर देगा। काली लपटों से घिरा हुआ छिपा हुआ ब्लेड फ्रांका के पूरे जोर के साथ किए गए वार के साथ आगे बढ़ा। ये कैस्टीना की पीठ के पार निकल गया और सीधे उसके दिल में जा लगा। कैस्टीना की भूरी आंखें फैल गईं। उसका चेहरा अविश्वास, दर्द और निराशा से भर गया। चोट के बावजूद वो ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर के लिए ब्लॉक करती रही, लेकिन उसकी ताकत ने पहले ही उसका साथ छोड़ दिया था। लूमियन की बाह में जैसे कोई हड्डी ही ना हो। एक फ्लूइड मोशन के साथ उसने अपने जोड़ों को घुमाया और अपना फोरआर्म चलाया, जिससे वो कैस्टीना की उसे रोकने की कमजोर कोशिश से बच निकला। वो गहरा काला डर्क सीधे पॉइजन स्पर मॉब के लीडर की ओर बढ़ा। फॉलन मर्क्यूरी की नोक एक्वा ब्लू पायजामे के पार निकल गई, जिससे ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की पसलियों के ऊपर की स्किन पंक्चर हो गई। गहरा लाल खून तेजी से बहने लगा और साइकिक पियर्सिंग के दर्द के थोड़ा कम होने के बीच ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर वापस रियलिटी में आ गया। उसने एक अस्वाभाविक गुस्से वाली चीख मारी और लिविंग रूम के फर्श, छत और दीवारों पर कुछ धुंधले नीले सफेद चेहरे प्रकट हुए। उनमें से ज्यादातर साधारण लोग थे, जिनमें कुछ बच्चे भी थे। उनके चेहरे दर्द से मरोड़ रहे थे। जैसे ही अनडाइंग लैंड्स प्रकट हुए, ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, जो लगभग फॉलन मर्क्यूरी से बिंद चुका था, लूमियन की नजरों से ओझल हो गया और अपने पीछे खून से सना हुआ गहरा काला डर्क छोड़ गया। क्रैश! बॉल्डी हार्मन ने कॉफी टेबल को पलट दिया और लूमियन की ओर झपटा, जो अभी अभी सोफे पर गिरा था। लूमियन ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका शरीर डगमगाया और वो जमीन पर गिर गया। हवा में उसकी आंखों को बॉल्डी हार्मन की एक झलक मिली, जिसके बाद बिजली जैसी दो रोशनी की किरणों से सब चमक उठा। हार्मन, जो क्लोज कॉम्बैट हमला करने ही वाला था, ने एक ऐसी पीड़ा महसूस की जो उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच गई, जिससे उसके होठों से एक अनचाही चीख निकल गई। उसका शरीर जम गया और पीछे की ओर झुक गया। फ्रांका, जो शॉर्ट लेग कैंडलस्टिक कैस्टीना को खत्म करके आई थी, ने अपने दाहिने हाथ में एक क्लासिक ब्रास रिवॉल्वर लहराई। उसने हार्मन के गंजे सिर पर निशाना साधा और तेजी से ट्रिगर दबा दिया। एक गूंजते हुए धमाके के साथ एक ऑब्सीडियन बुलेट हार्मन की चमकती खोपड़ी के पार निकल गई, जिससे वो तरबूज की तरह फट गई। हर तरफ लाल और सफेद छींटे उड़ गए। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, जो अभी अभी बगल की दीवार पर एक मरे हुए व्यक्ति के चेहरे से प्रकट हुआ था, ने ये नजारा देखा और एक बहुत ही नफरत भरी और गुस्से वाली दहाड़ मारी। इस चिल्लाहट के साथ ही उसकी आंखें काली पड़ गईं, जैसे उसके अंदर कोई तीव्र जीवन जल रहा हो। लिविंग रूम में फैला हुआ खून और दो बेजान शरीरों ने हलचल मचाई और वे बॉल्डी हार्मन और शॉर्ट लेगेड कैंडलस्टिक कैस्टीना की ओर बढ़ने लगे, जैसे उनमें कोई जान आ गई हो। उन दोनों पीड़ितों ने एक लाल कफन ओढ़ लिया और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। फॉलन मर्क्यूरी पर लगा खून जल उठा, जिससे वसंत के सूरज की गर्मी जैसी चमक निकलने लगी। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को मार्गोट की मौत अच्छी तरह याद थी, जिससे उसका पहला रिएक्शन उस खून से भरे हुए बुरे डर्क से छुटकारा पाना और हमलावर पर पलटवार करना था, ताकि लड़ाई में किसी अकथनीय मौत से बचा जा सके। उसका दूसरा रिस्पॉन्स इस संघर्ष को जल्दी खत्म करना और लेडी मून से मदद मांगना था। यहाँ तक कि रीबर्थ रिचुअल भी सीएल के उस दुष्ट डर्क के प्रभाव को खत्म करने में असमर्थ साबित हुआ था। केवल खून को जलाने की प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई थी।
दरअसल उसने उस घातक गहरे काले ब्लेड के जरिए हमलावर को उस नीच पागल सीएल के रूप में पहचान लिया था। शापित सीएल। फॉलन मर्क्यूरी पर चमकती लपटें ब्लेड के साथ धधक उठीं, जो लूमियन की उंगलियों तक पहुंच रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने उस घातक गहरे काले डर को एक तरफ फेंक दिया और उसे उन विकृत चेहरों के बीच जमीन पर गिरने दिया। इस मोड़ पर फॉलन मर्क्यूरी की अब और जरूरत नहीं थी। वह गहरा काला डर्क, जिसने तकदीरों की अदला बदली को आसान बनाया था, केवल खून को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता था, यह उस पर निर्भर नहीं था। एक बार जब किस्मत आधिकारिक तौर पर एक्सचेंज प्रोसेस में एंटर कर गई, तो खून की मौजूदगी का आगे के डेवलपमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ना था। जैसे ही लूमियन ने फॉलन मर्क्यूरी को वापस लिया, तकदीरों का एक्सचेंज शुरू हो गया। उसने कोई जानबूझकर चॉइस नहीं की, जिससे फॉलन मर्क्यूरी को अपनी मर्जी चलाने की छूट मिल गई। लूमियन ने जमीन पर बिखरे हुए उन हल्के धुंधले चेहरों पर अपना बायां हाथ टिकाया। आर्म्स मंग से मिली मजबूती के साथ वो उस हड्डी को कपा देने वाली ठंड और कड़वाहट के बीच वापस दीवान पर उछल कर आ गया। अब मरे हुए लोगों के खौफनाक चेहरे उस जगह पर नहीं छाए हुए थे। केवल बॉल्डी हार्मन और शॉर्ट लेग कैंडलस्टिक कैस्टीना के असली रूप खून की बहती धारा के नीचे छिपे हुए थे। साथ ही उन दोनों बेजान शरीरों ने अपने हाथ फैलाए और लूमियन की ओर झपटे, उसे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करने लगे। इस बीच फ्रांका वजनहीनता के एहसास के साथ फुर्ती से उछलकर एक कुर्सी पर जा बैठी। सबकी जानकारी के बिना उस पीली सफेद या नीली सफेद जमीन पर एक मोटी ओस गिर चुकी थी, जो बर्फ की एक पारभासी चमक में जम रही थी। इसने मरे हुए चेहरों को रोक दिया और उनकी हरकतों को सीमित कर दिया। लगभग उसी समय फ्रैंका का बायां हाथ, जो छिपे हुए ब्लेड पर दबा हुआ था, उसकी पकड़ मजबूत हो गई, जिससे शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कैस्टीना के शरीर के अंदर से काली लपटें फूट पड़ीं, जो उसे अंदर से ही खत्म करने लगीं। खून के रंग की उस लाश की बची हुई आत्मा ने एक ईथरेल कड़कड़ाने वाली आवाज निकाली, क्योंकि उसका बदला हुआ शरीर पिघलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघलकर जमीन पर गिर गया। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, जो लोकेशंस बदलने के लिए अनडाइंग लैंड्स की खासियत पर भरोसा कर रहा था, ने एक और तीखी चीख मारी। फ्रांका के शरीर पर काली लपटों की एक परत जल उठी। उसकी अपनी काली लपटों के विपरीत हेरेटिक स्पेल मास्टर द्वारा बुलाई गई काली लपटें एक खुली दुर्भावना प्रकट कर रही थीं, जैसे कि वे उन सभी की जीवन शक्ति और ऊर्जा को खा रही हों जो इसके गवाह थे। एक गूंजती हुई दरार के साथ फ्रांका की आकृति बिखर गई और पीछे केवल आईने के अनियंत्रित टुकड़े रह गए। जमीन पर जमी बर्फ की परत पर विच का रूप तेजी से इकट्ठा हुआ और आगे की ओर उछला। उसने पाला बनाने और जमीन को जमाने की पहल केवल ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की मूवमेंट को रोकने के लिए नहीं की थी। सबसे पहले उसने मृत आत्माओं के प्रभाव को कम करने की कोशिश की, और दूसरा, उसका मकसद मिरर सब्स्टिट्यूशन के लिए पर्याप्त मटेरियल इकट्ठा करना था। धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कैस्टीना के पिंसर अटैक से मुक्त होकर लूमियन ने चतुराई से सामने से वार को रोका और खून से लथपथ हारमन से सफलतापूर्वक बच निकला। पलटी हुई कॉफी टेबल पर कूदते हुए उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और दीवार पर मौजूद ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की ओर गोलियों की बौछार कर दी। साथ ही उसने उस अजीब सूरज को दर्शाने वाली ड्राइंग भी निकाली। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि टारगेट पर उसका हमला तकदीरों के एक्सचेंज में बाधा डालेगा, क्योंकि ना तो वो फॉलन मर्क्यूरी चलाने वाला था और न ही उसने उसकी मूठ पकड़ी थी। पीली गोलियां जोर से दीवार से टकराईं, लेकिन ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पहले ही एक फीके विकृत पारदर्शी चेहरे में बदल चुका था, जो लूमियन और फ्रैंका की नजरों से ओझल हो गया। चैप्टर 226, स्कल्पचर। लूमियन का बायां हाथ कांप रहा था, जिससे वो सूरज का पैटर्न दिखने लगा जो एक रंगीन चमक छोड़ रहा था। लिविंग रूम, जो पहले ठंडा था, अचानक गर्म हो गया, लेकिन जमीन पर मौजूद पाला जिद्दी की तरह जमा रहा। केवल वे पीले विकृत चेहरे दूसरी तरफ मुड़ गए, जो आगे होने वाली घटना को देखने में असमर्थ थे। हारमन, जिसका सिर कटा हुआ था और जो खून से लथपथ था, लूमियन की ओर झपटा। अपनी और तानी रिवॉल्वर की परवाह किए बिना वो अपने शिकार को जबरदस्ती गले लगाने की एक बुरी इच्छा से प्रेरित था। सूरज की उस ड्राइंग ने उसके शरीर को कंपा दिया और उससे खून टपक कर जमीन पर गिरने लगा। इंस्टिंक्टिवली लूमियन जानता था कि वो इस लाश के साथ सीधे मुकाबले में नहीं पड़ सकता। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी लाइट ब्राउन जैकेट का इस्तेमाल किया और हारमन के लगातार हो रहे हमले का मुकाबला किया। वो जैकेट जल्दी ही खून से लाल हो गई और फटने लगी। उस पल ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर कुछ सेकंड के लिए गायब था और फ्रांका को आखिरकार एक्शन लेने का मौका मिल गया। उसकी हथेली में एक घनी काली लपट प्रकट हुई, जिसे उसने ज़ोंबी बने हारमन की ओर फेंक दिया। वे काली लपटें एक तोप के गोले की ताकत के साथ उस खून से सनी लाश से टकराईं, जिससे वो शांत लपटों में फट गई, जिसने खून और अवशेषों के अंदर की छिपी स्पिरिचुअलिटी को जला दिया। हारमन भी कैस्टीना की तरह पिघलने लगा, जैसे जलती आग में कोई मोमबत्ती फेंक दी गई हो।
तभी ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर एक कोने से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था और उसने अपनी बाहों में अपने बराबर की ऊंचाई की एक मूर्ति पकड़ी हुई थी। वो मूर्ति एक कोमल नैन नक्श वाली महिला की थी, जिसकी लंबी ड्रेस पर बारीक और सजीव काम किया गया था। काफी मेहनत के बाद मूर्ति को जमीन पर रखने के बाद रॉजर अपने आसपास के तड़पते विकृत चेहरों के साथ घुल मिल गया और सही टाइमिंग के साथ लूमियन के शॉट्स और फ्रैंका की काली लपटों से बच निकला। अगले ही पल वो छत के झूमर के नीचे फिर से प्रकट हुआ और तेजी से गालियां देने लगा। तुम तो गए, मैं तुम्हें खाद बना दूंगा। कमीने, मेरे अनडाइंग लैंड्स में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी एक एक जान ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे 20 बच्चे हों। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा था और ये शब्द बोल रहा था। वो तेजी से हिल रहा था और कूद रहा था, कुशलता से लूमियन की खुली हुई ड्राइंग और फ्रैंका के विचक्राफ्ट मंत्रों से बच रहा था, जिनमें मुख्य रूप से काली लपटें और पाला शामिल था। हर शब्द, जो इंटेशन जैसा लग रहा था, लूमियन और फ्रैंका के दिमाग में एक तीर की तरह चुभा। उन्हें चक्कर आने लगे और उनका खून इस हमले के साथ गूंजने लगा। कोने में वो महिला मूर्ति एक्टिवेट हो गई, उसकी सतह तेज लपटों के साथ चमकने लगी। लूमियन का सिर ऐसे फटने लगा जैसे किसी अदृश्य हथौड़े से वार किया गया हो। उसके नथनों से बेतहाशा गहरा लाल खून बहने लगा। लगभग उसी समय फ्रैंका ने, जो सोफे पर बैठी थी, अपना बायां हाथ खींच लिया और काली लपटें पैदा की जो लूमियन की नाक से निकली थीं। उसने रॉजर को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। फ्रैंका ने खुद भी वैसी ही चोटें झेली। उसे शक था कि ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर एक शाप जैसे मंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा उस महिला मूर्ति की शक्ति ने उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल प्रेजेंस को बहुत मजबूत कर दिया था। फ्रैंका कुछ ही शब्दों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। चूंकि ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर ने मूर्ति को असुरक्षित छोड़ दिया था, फ्रैंका को लगा कि सीधे हमले के और भी भयानक नतीजे हो सकते हैं, जो शायद एक शाप का रूप ले लें। अपने उबलते खून, चक्कर और शरीर के दर्द को दबाते हुए उसने अपनी ब्रास रिवॉल्वर उठाई और ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पर फायर किया और मूर्ति की तरफ कूदने का मौका लपक लिया। लोहे जैसी काली बुलेट ने एक विकृत चेहरे को चकनाचूर कर दिया और दीवार पर निशान छोड़ दिए, लेकिन वो रॉजर को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही। लैंड करने के बाद फ्रैंका तेजी से मूर्ति के चारों ओर घूमी। उसने अपनी रिवॉल्वर का ट्रिगर दोबारा नहीं दबाया और न ही अपने ब्लेड से वार किया। रॉजर द्वारा बुलाए गए पतले आंकड़ों से बचते हुए उसने मूर्ति को पाले की परतों में कैद कर दिया। इस बीच लूमियन, जो रॉजर के ध्यान का केंद्र था, खुद को भारी खतरे में पाया। लूमियन के शरीर पर काल्पनिक काली लपटें जलने के साथ ही एक चीख गूंज उठी। इसने उसकी जीवन शक्ति को खतरनाक स्पीड से सोख लिया, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने उस अजीब सूरज की ड्राइंग को फेंक दिया और सोफे की ओर झपटा, अपने बाएं हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला। पलटी हुई कॉफी टेबल के पास ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर उस बर्फीली सील से बाहर निकला और एक पिच ब्लैक शैतानी हंसिया लहराने लगा, जो एक आदमी की आधी ऊंचाई के बराबर था। उसने अपने सामने के फर्नीचर को चीर दिया, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। लूमियन सोफे पर उतरा, उसका बायां हाथ जेब से एक पतली और थोड़ी पीली उंगली निकाल रहा था। रॉजर के हंसिए के सामने पहले से ही कमजोर हो चुका लूमियन अपने शरीर को हिलाकर उस वार से बचने में बमुश्किल कामयाब रहा। साथ ही उसने वो कटी हुई उंगली हवा में उछाल दी। वह मिस्टर के की उंगली थी। चमड़े और कपड़े के फटने की आवाज के बीच उस दुष्ट हंसिए ने दीवान को चीर दिया। वो पीली सफेद उंगली बड़ी हुई और एक बम की तरह फट गई। ये मांस और खून की बूंदों की बौछार में बदल गई, जो लूमियन पर गिरी, जिससे फीकी पड़ती काली लपटें बुझ गईं। उस मांस ने आसपास के खून और घुली हुई लाशों को सोख लिया, तेजी से इकट्ठा होकर लूमियन को खून जैसे लाल रंग के चोगे में लपेट लिया। जिस गहरी कमजोरी ने लूमियन को परेशान कर रखा था, वो गायब हो गई। वो उछलकर खड़ा हुआ और ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पर पलटवार शुरू कर दिया। ये देखकर रॉजर सीधे मुकाबले से बचा। वो टूटी हुई बर्फ में पीछे हट गया और उन विकृत चेहरों में से एक के साथ मिल गया। फ्रैंका, जिसने पहले ही मूर्ति को पाले में ढक दिया था, उसे अचानक बहुत ठंड महसूस हुई। लिविंग रूम की बेचैन आत्माएं जैसे गुस्से में थीं। वे हर तरफ से उमड़ पड़ीं, अपने हाथ फैलाए और मुंह खोले हुए फ्रैंका को घेरने लगीं। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तीव्र भावनाओं की एक लहर ने उसके दिल को झकझोर दिया। अविश्वास, सदमा, भ्रम और पैनिक। अगले ही पल वो बेहोश हो गया। थप। पॉइजन स्पर मॉब का बॉस दीवार से बाहर निकला, फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। तकदीर का एक्सचेंज आखिरकार पूरा हो गया था, क्योंकि फॉलन मर्क्यूरी ने उस मरते हुए आवारा की बेहोश तकदीर को ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर के साथ बदल दिया था। ये बहुत तेजी से हुआ, मार्गोट वाले एक्सचेंज से कहीं ज्यादा तेज। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो आवारा एक साधारण व्यक्ति था
और जब फॉलन मर्क्यूरी ने ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की किस्मत चुनी तो उसने सबसे कम महत्वपूर्ण वाली चुनी, जिसका किसी बियॉन्डर मामले से कोई लेना देना नहीं था। लूमियन की नजर ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पर टिकी थी, जो aqua ब्लू पायजामे में था। अपने खून के रंग के चोगे के सहारे लूमियन ने पारदर्शी और विकृत चेहरों को पार किया और हड्डी जमा देने वाली ठंड और अकड़न को झेला। आखिरकार वो अपने बेजान टारगेट तक पहुंच गया। सेडेटिव वाले मेटल कैनिस्टर को निकालते हुए लूमियन ने उसका ढक्कन खोला और नीचे बैठ गया। उसने रेंटास से मिली सेडेटिव गैस को ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की नाक की ओर किया और अपने हाथ से धीरे से गैस को उसकी सांसों में जाने के लिए हवा दी। ये काम पूरा करने के बाद लूमियन ने ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को उठाया और फ्रैंका की सुरक्षा में लिविंग रूम से बाहर निकल गया। वैलेट और नौकरानियां बहुत पहले ही भाग चुके थे। जैसे ही ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर ने लिविंग रूम छोड़ा, वे नीले सफेद चेहरे तेजी से गायब हो गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक गूंजती दरार के साथ एक और आईना चकनाचूर हो गया। फ्रांका बर्फ की दूसरी तरफ प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया, जिससे मूर्ति के चारों ओर काली लपटें उठने लगीं, जिसने उन धुंधली आत्माओं और खून के रंग की परछाइयों को जला दिया। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर ने पास की दीवार से झांका और एक और गाली दी, कुतिया। जैसे जैसे वो अपने टारगेट को कमजोर कर रहा था, उसने उन तड़पते चेहरों की मदद से तेजी से अपनी पोजीशन बदली। कभी वो लूमियन को टारगेट करता तो कभी फ्रैंका पर हमला करता। वो अपने दोनों दुश्मनों को अकेले ही दबाने के लिए अनडाइंग लैंड्स और मूर्ति की शक्ति पर निर्भर था। समय समय पर लूमियन के शरीर पर भयानक काली लपटें जलती, जिससे उसकी जीवन शक्ति और ताकत कम हो जाती। फिर भी हर बार मांस और खून से बने उस चोगे ने उनका मुकाबला किया। फ्रांका ने ईविल वर्ड, ब्लड स्पिरिट, वीक ब्लैक फ्लेम और लाइफ बर्निंग के मिले-जुले हमलों से बार बार मिरर सब्स्टिट्यूशन की तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। समय तेजी से बीत रहा था, ये देखते हुए कि सीएल का वो चोगा टूटने की कगार पर है, जबकि फ्रांका का आईना और बर्फ खत्म होने वाली है। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर ने छत से अपना सिर बाहर निकाला और उसके होठों से एक दुष्ट हंसी निकली। बेवकूफों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अनडाइंग लैंड्स की ताकत का सामना कर सकते हो? मुझे किसी नतीजे का डर नहीं है, चाहे सवोय मॉब की पूरी लीडरशिप इस डोमेन में क्यों ना आ जाए। भाड़ में जाओ। उसके तीखे शब्द लूमियन और फ्रांका के कानों और दिमाग में चुभे, जिससे उनके शरीर कांपने लगे, जैसे वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखकर बगल की दीवार पर पहुंचे ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई, जो उम्मीद से भरी थी। ये देखकर लूमियन ने पॉइजन स्पर मॉब के लीडर को जमीन पर पटक दिया और अपनी रिवॉल्वर से उस आदमी के सिर पर निशाना साधा। कुछ सेकंड सोचने के बाद लूमियन ने शांति से और चुपचाप ट्रिगर दबा दिया। 2 गोलियां चलीं, जिससे ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर का सिर फटे हुए तरबूज में बदल गया और खून हर तरफ फैल गया। उसकी मौत कोमा की हालत में ही हो गई। फ्रांका ने लूमियन की ओर देखा, जो अभी भी ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर पर निशाना साधे हुए था, और शांति से पूछा, कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारी सारी भड़ास निकल गई? अगर फ्रांका लूमियन की मदद नहीं करना चाहती, तो वो ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और उसके साथियों की ग्रेट मदर में आस्था की रिपोर्ट करने के बारे में सोचती। लूमियन एक पल के लिए चुप रहा, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। नहीं, इसने बस एक छिपे हुए खतरे को खत्म किया है। फ्रांका ने एक गहरी आह भरी। मेरे वतन में कहते हैं कि दिल की बीमारी का इलाज अंदर से होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो बेकार है। खैर, मैं जल्दी से आत्मा से बात करती हूँ और कोशिश करते हैं कि 3 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाएं। जल्दी करो और लूट का सामान समेट लो। ठीक है, लूमियन ने जवाब दिया, क्योंकि उसके शरीर पर बचे हुए खून से सने कपड़े बिखर गए थे और जमीन को लाल कर रहे थे। बस इतना ही? लूमियन अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं था कि मिस्टर के की उंगली में ताकत की कमी थी। इसके उलट, इसके बिना लूमियन मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर होता और उसे फ्रांका की मदद की जरूरत पड़ती। फिर भी उस भयानक दुष्ट आत्मा सुजाना मत्तीसे का सामना करने में इसकी परफॉर्मेंस कम रही। लूमियन को निराशा और उलझन महसूस हुई। इन ख्यालों के साथ वो कीमती सामानों की तलाश में लिविंग रूम की तरफ गया। अचानक उसने सीढ़ियों पर एक बड़े हुड और काले चोगे में एक आकृति को चुपचाप खड़ा देखा। मिस्टर के। लूमियन की आंखें फैल गईं, लेकिन पलक झपकते ही मिस्टर के परछाइयों में गायब हो गया। चैप्टर 227, एजेंट। क्या उंगली ने एक सिग्नल की तरह काम किया? मिस्टर के इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? क्या वो आसपास से ही मुझे देख रहे थे? लूमियन को टेंशन महसूस हुई और लड़ाई की थकान काफी कम हो गई। इस खुलासे ने उसे मिस्टर के की पावर की एक नई समझ दी, जिससे उसका डर और बढ़ गया। लूमियन ने अपनी नजरें हटाईं और फॉलन मर्क्यूरी को वापस लिया, जिसका ब्लेड जलने और सड़ने की वजह से खराब हो गया था। वो सोचने लगा कि क्या ये साल के अंत तक टिक पाएगा।
फॉलन मर्क्यूरी को सुरक्षित करने के बाद लूमियन उन 2 लाशों की जांच करने लगा जो खून के सैलाब में लगभग पूरी तरह गल चुकी थीं। शिकार हुए उन लोगों में पेट्रिफिकेशन के साफ निशान थे, जिससे वे जमीन पर पत्थर की तरह बेजान पड़े थे और उनका डरावना रूप किसी को भी सालों तक डरा सकता था। मरने वालों के कपड़े और पर्सनल सामान बुरी तरह गल चुके थे, जिसमें हारमन का जहरीला डर्क और कैस्टिना की प्यारी कुल्हाड़ी भी शामिल थी। जो कुछ चीजें सलामत बची थीं, उनमें लोहे के रंग के कुछ खास बने कैनिस्टर थे, जिनसे एक चमक निकल रही थी। हालांकि उनकी सतह पर जंग के निशान थे, लेकिन अंदर मौजूद लिक्विड पर कोई असर नहीं पड़ा था। लुमियन ने उन कैनिस्टर्स को ध्यान से देखा और 4 अलग-अलग टाइप पहचाने: एक पेड़, एक भालू जैसा चेहरा, एक झरना और एक बिच्छू का निशान। हारमन और कैस्टिना के पास ऐसे एक-एक कैनिस्टर थे, जिससे कुल 8 कैनिस्टर जमा हो गए। उन्हें इकट्ठा करके लुमियन उस अजीब हंसिए के पास गया, जिसे हाल ही में ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर चला रहा था। उससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। उसका काला ब्लेड तेज और डरावना था। ये गेहूं काटने वाले हंसिए जैसा छोटा नहीं था और न ही किसी विशाल हथियार जैसा बहुत बड़ा था। इसकी लंबाई एक औसत इंसान की आधी ऊंचाई के बराबर थी। जैसे ही लुमियन के दस्ताने वाले हाथ ने उस हंसिए को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उससे एक कांटा निकलकर उसके मांस में चुभ रहा है और उसकी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे सोख रहा है। ये बहुत ठंडा और बेरहम महसूस हुआ। अपना हाथ जल्दी से पीछे हटाते हुए लुमियन को लगा कि अब उसकी जान धीरे धीरे नहीं निकल रही है। क्या ये कोई मिस्टिकल आर्टिफैक्ट है या फॉलन मर्क्यूरी जैसा कोई बियॉन्डर हथियार? मैं इसे सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकता हूँ? लुमियन गहरे सोच में डूब गया। तभी फ्रांका ने अपनी तैयारी पूरी की और स्पिरिट चैनलिंग शुरू की। लुमियन ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की लाश के पास लौटा, 8 कैनिस्टर्स लिए हुए और स्पिरिचुअलिटी की दीवार के जरिए फ्रांका से बात की। इन चीजों के मकसद और इस हंसिए को ले जाने के तरीके के बारे में पूछो। फ्रांका ने सिर हिलाया और रॉजर के चेहरे की ओर देखा, जो आईने की सतह पर उभरा था। इन कैनिस्टर्स का हारमन और कैस्टिना पर क्या असर होता है? मैं इन्हें कैसे पहचानूं? रॉजर ने पीले और हैरान चेहरे के साथ जवाब दिया, पेड़ के पैटर्न वाला बार्क एजेंट है। ये आपकी स्किन और मसल्स को पेड़ों की तरह मजबूत बना देता है। भालू के चेहरे वाला बर्सर्क एजेंट है। ये इस्तेमाल करने पर आपको असाधारण ताकत देता है। झरने के पैटर्न वाला हीलिंग एजेंट है। ये ज्यादातर बाहरी घावों को भरता है, गंभीर चोटों को ठीक करता है और छोटी मोटी बीमारियों को खत्म करता है। बिच्छू का पैटर्न स्कॉर्पियन पॉइजन है। इसे मुख्य रूप से हथियारों पर इस्तेमाल किया जाता है और ये सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, जिससे आखिरकार मौत हो जाती है। वाकई काफी काम का है, फ्रैंका ने मन ही मन तारीफ की। उसके हिडन ब्लेड को बिच्छू के जहर से बहुत फायदा होगा। फ्रांका ने अपनी पूछताछ जारी रखी। तुम आमतौर पर उस हंसिए को कैसे ले जाते हो? मेरी स्टडी में एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स है। उसे जल्दी से अंदर रखो और तुम उसे ले जा सकते हो, रॉजर ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया। फ्रांका ने आगे पूछा, क्या वो हंसिया एक मिस्टिकल ऑब्जेक्ट है या बियॉन्डर हथियार? उसकी काबिलियत क्या है? इसे हार्वेस्ट सैक्रिफाइस कहा जाता है। ये एक ब्लेस्ड आभा वाला हथियार है और बहुत तेज है। एक बार जब ये टारगेट को घायल कर देता है और वो घाव खून से मिल जाता है, तो ये लगातार सामने वाले की लाइफ फोर्स सोख सकता है, रॉजर ने मदहोश हालत में बताया। मौके का फायदा उठाते हुए फ्रांका ने बातचीत को और जरूरी मामलों की तरफ मोड़ा। क्या तुम कभी मैडम मून से मिले हो? तुम उनके साथ कांटेक्ट कैसे रखते हो? रॉजर का पीला चेहरा दर्द से मरोड़ उठा। मैं मैडम मून से जंगल में मिला था। अब वो लेडी मून है। वो 2 शैतानों द्वारा खींची गई एक अजीब गाड़ी में बैठी थीं और उन्होंने घूंघट पहना था, जिससे वो मुझे पवित्र और ममतामयी लग रही थीं। आमतौर पर वो खुद मुझे ढूंढती हैं और अचानक जंगल में आने का हुक्म देती हैं। उन्होंने मुझे मूर्ति के पेट वाले हिस्से में रखने के लिए एक हरा बीज दिया था। अगर मैं खतरे में हूं, तो मैं उनका कांटेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अब बीज की कोई जरूरत नहीं है। उनका पूरा ऑनरिफिक नाम बोलकर मैं उनका जवाब पा सकता हूं। वो एक ऑनरिफिक नाम का जवाब दे सकती हैं? ये तो काफी एडवांस है। फ्रैंका ने लेडी मून के ऑनरिफिक नाम के बारे में पूछने से परहेज किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सामने वाला उसकी नीयत न भांप ले। हालांकि वो जवाब का अंदाजा लगा सकती थी, फिर भी उसने क्यूरियोसिटी में पूछा, तुमने पहले लेडी मून की मदद क्यों नहीं मांगी? रॉजर ने खाली नजरों से जवाब दिया, मैं जीत सकता था। तुम अपनी गलत फहमी पर आखिर तक टिके रहे, है ना? फ्रांका ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, तुम ह्यूग्स आर्टवा का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? लेडी मून ने हमें उनके इलेक्शन में मदद करने का निर्देश दिया था, रॉजर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। उन्होंने दावा किया कि ह्यूग्स आर्टवा एक खुले विचारों वाले इंसान हैं। खुले विचारों वाले? इसका क्या मतलब है? फ्रांका इस बात को समझने की कोशिश करने लगी। जब फ्रांका स्पिरिट चैनलिंग कर रही थी, लुमियन वहां नहीं रुका।
इसके बजाय उसने अलसाई का रूप लिया और कीमती सामानों की तलाश में स्टडी की तरफ चला गया। एक छोटे तार की मदद से उसने तिजोरी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार रहीं। स्टडी के अंदर ही उसे उस खतरनाक हंसिए को रखने के लिए एक सही लकड़ी का बॉक्स मिल गया। उसे लेकर वो सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की तरफ उतरा। वो जगह साफ सुथरी लग रही थी, सिवाय एक पत्थर के प्लेटफॉर्म के जिस पर शायद वो मूर्ति रखी थी। एक हंटर की तरह अपनी बारीकी से देखने वाली स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए लूमियन ने आसपास की तलाशी ली और उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। एक रगड़ने जैसी आवाज के साथ उसने वो गुप्त रास्ता खोला और सामने एक गलियारा दिखा। गलियारे के दोनों तरफ लोहे की सलाखों वाली जेल की कोठरियां थीं। दर्जनों या शायद सैकड़ों लोग वहां ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। ज्यादातर गरीब लग रहे थे, लेकिन उनमें अच्छे कपड़े पहने हुए जेंटलमैन, महिलाएं और खोए हुए बच्चे भी थे। उस पल लगभग एक तिहाई कैदी फर्श पर बेजान पड़े थे। उनकी स्किन सिकुड़ गई थी और लाइफ फोर्स गायब थी। वे इंसानों से ज्यादा कंकाल लग रहे थे। उनकी सांसें रुक चुकी थीं और उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उस प्राइवेट जेल में भयानक बदबू फैली हुई थी। लूमियन की नजर कांपते हुए लोगों पर पड़ी और उसने जमीन, दीवार और लोहे की फेंस पर कई खतरनाक और अजीब सिंबल बने देखे। कोई हैरानी की बात नहीं कि एक हेरेटिक स्पेल मास्टर अपनी जगह पर इतनी पावर रखता है। लूमियन को एहसास हुआ न केवल उनके पास मरे हुए लोगों की रूहों वाला मैजिक सर्कल था, बल्कि वे अपनी पावर बढ़ाने के लिए दूसरों की लाइफ फोर्स भी अपनी मर्जी से निकाल सकते थे। एक हाथ से लकड़ी का बॉक्स संभालते हुए लूमियन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, उसे एक कोठरी के ताले पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ लोहे का ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। रिलोड करने के बाद लूमियन ने कैदियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तरीके से बाकी कोठरियों के लोहे के ताले भी तोड़ दिए। फिर रिवॉल्वर को अपनी बगल के नीचे रखते हुए वो पीछे मुड़ा और वहां से चल दिया, अपने पीछे हैरान और सुन्न कैदियों को छोड़ते हुए। जब लूमियन वापस ग्राउंड फ्लोर पर आया, फ्रांका ने अपनी स्पिरिट चैनलिंग खत्म की और स्पिरिचुअल दीवार को हटा दिया। क्या तुम्हें कुछ पता चला? फ्रांका ने कैजुअली पूछा। लूमियन ने अपनी बाईं बाह के नीचे दबे लकड़ी के बॉक्स की तरफ इशारा किया। ये हंसिए को रखने के लिए काफी होना चाहिए। मैं तिजोरी तक नहीं पहुंच सका। शायद नौकर दूसरे फ्लोर या पीछे के गार्डन में भाग गए हैं। मेरा उनसे सामना नहीं हुआ। उनकी चिंता मत करो। एक दुष्ट देवता के फॉलोअर्स होने के नाते उनका अंत जल्द ही हो जाएगा। वैसे भी हमने खुद को अच्छी तरह छुपाया हुआ है, फ्रैंका ने सिर हिलाते हुए कहा। हार्वेस्ट सैक्रिफाइस को पैक करो। अब हमें निकलना चाहिए। वैसे इस हंसिए को हार्वेस्ट सैक्रिफाइस कहते हैं। जल्द ही लूमियन हंसिया हाथ में लिए रॉजर की लाश के पास लौटा और लकड़ी का बॉक्स फ्रैंका को दिखाया। फिर वो नीचे बैठा, रॉजर के पायजामे का एक हिस्सा फाड़ा, उसका गोला बनाया और उसे खून से रंग दिया। फ्रैंका ने क्यूरियोसिटी में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लूमियन अपने काम में लगा रहा और बोला, ऑफिशियल बियॉन्डर्स को एक हिंट दे रहा हूं। खून से सने कपड़े को हाथ में लेकर लूमियन वापस लिविंग रूम में गया। उस शांत महिला मूर्ति के बगल में उसने इंटीजन भाषा में गंदे तरीके से शब्द लिखे, ग्रेट मदर। काम पूरा करने के बाद उसने वो कपड़ा फेंक दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये इतना भड़काऊ क्यों लग रहा है? फ्रैंका ने आ भरी और पीछे मुड़ी। उसके पीछे काली लपटें उठीं और उन दोनों के निशानों और मरे हुए लोगों की बची खुची स्पिरिट बॉडीज को खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद फ्रैंका ने चमकता हुआ पाउडर छिड़का और गायब होने का मंत्र पढ़ा। वो लकड़ी का बॉक्स लिए हुए वहां से गायब हो गई। लूमियन ने दरवाजा खोला और कॉन्फिडेंस के साथ 126 एवेन्यू डू मार्च से बाहर निकला। उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया ताकि अंदर का मंजर आने जाने वालों को दिख सके। गैस लैंप की पीली रोशनी में एक बेजान लाश खून के बीच वहां पड़ी थी। लूमियन रास्ता बदल बदल कर उस गली तक पहुंचा जहां उसने अपने कपड़े बदले थे और अपना असली रूप लिया था। उसने अपना चेहरा साफ किया और अपने पुराने कपड़े पहने। अब उससे अलसाई वाली वाइब नहीं आ रही थी। अगले ही पल फ्रैंका अपने हुड वाले रूप में वहां दिखी। उसने लूमियन से रिंग ऑफ पनिशमेंट वापस ली और अपने बैग में रख ली। उसने उस बेहोश आलसाई की तरफ देखा और लूमियन से पूछा, क्या तुम इसका ध्यान नहीं रखोगे? उसे पता है कि सीएल ने उसे बेहोश किया था और जिस इंसान ने रॉजर को मारा वो उसका रूप लिए हुए था। लूमियन चुप रहा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और नीले सफेद धारीदार शर्ट पहने हुए अलसाई पर फायर कर दिया। 2 गोलियां चलीं और वो पॉइजन स्पर मॉब का मेंबर, जिस पर रॉजर भरोसा करता था, मारा गया। लूमियन के इस ठंडे रवैये को देखकर फ्रैंका ने मन ही मन सिर हिलाया और गली के बाकी निशानों को साफ किया। फिर वो छुपकर लूमियन के साथ वहां से निकल गई। वे बाहरी दीवार फांदकर साल डे बाल ब्रीज के दूसरे फ्लोर पर पहुंच गए। रेंटास से मिले लोशन का इस्तेमाल करके लूमियन ने अपने बालों का काला रंग हटाया और वापस सीएल डुबॉस बन गया।
फ्रांका मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम ये हंसिया रखना चाहते हो? अगर नहीं तो मैं इसे बेच दूंगी और हम पैसे बराबर बांट लेंगे। तुम्हारा प्रोवोकर पोषण लगभग पूरी तरह पच चुका होगा। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए फंड्स और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 228 सडन डाइजेशन। फ्रांका के आगे बढ़ने की बात छेड़ते ही लूमियन को अचानक लगा कि उसे भी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो सीक्वेंस 7 पायरोमेनियाक बनने या मिस्टिसिज्म की नई तकनीकें सीखने का शौक नहीं रखता था, पर हंटर और प्रोवोकर पोशन के फॉर्मूले उसे मैडम मैजिशियन से मिले थे, जिसकी वजह से उसे कोई जल्दबाजी महसूस नहीं हो रही थी। उसका प्लान था कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी सामान की कीमत पूछने के लिए वो मैडम मैजिशियन को लेटर लिखने से पहले प्रोवोकर पोशन को पूरी तरह पचने का इंतजार करेगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि लूमियन जानता था कि मैडम मैजिशियन के पास पायरोमेनियाक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, लेकिन अब जब उसने इस बारे में गहराई से सोचा तो उसे लगा कि कुछ और तैयारियां भी जरूरी हैं। उसे ख्याल आया कि शायद मैडम मैजिशियन हंटर पाथवे से जुड़ी हुई ना हो, जिसका मतलब था कि शायद उनके पास पायरोमेनियाक पोशन का फॉर्मूला ना हो। इसके अलावा हो सकता है कि उन्होंने वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पहले ही किसी और को दे दी हो। आखिर लूमियन अकेला माइनर आर्काना कार्ड वाला नहीं था और ये नामुमकिन था कि वे सब एक ही पाथवे से हों। हालांकि मैडम मैजिशियन का लेवल और उनकी काबिलियत ऐसी थी कि उनके लिए पायरोमेनियाक पोशन का फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट हासिल करना आसान था, लेकिन हो सकता है कि वो इसके लिए राजी ना हो या फिर इसमें कुछ देरी हो जाए। इन ख्यालों में खोया हुआ लूमियन फ्रांका की गोद में रखे लकड़ी के बॉक्स को देखने लगा और हिचकिचाते हुए बोला, चलो इसे बेच देते हैं। वो दुष्ट हंसिया बहुत ज्यादा तेज था और उसमें खून के जरिए दुश्मन की लाइफ फोर्स सोखने की ताकत थी, जो लूमियन के क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्टाइल के लिए एकदम सही था। हालांकि इसे अपने साथ रखना और छिपाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसके इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां थीं। ज्यादातर समय लूमियन इसे साल डे बाल ब्रीज या ऑबर्ज डू कॉक डोर में ही रख सकता था और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता था, या फिर वो इसे पहले से निकाल कर रात के अंधेरे में छिपा सकता था। अगर लूमियन चाहता कि ये हर वक्त उसके साथ रहे, तो इकलौता तरीका ये था कि वो सेलो रखने वाला एक बड़ा केस खरीदे और उसे अपनी पीठ पर लाद कर घूमे। पर एक गैंगस्टर लीडर के लिए ऐसा करना दूसरों के मन में शक पैदा कर सकता था। सच तो ये था कि अगर फ्रैंका ने आगे बढ़ने की बात न छेड़ी होती तो लूमियन के पास मौजूद 4000 वर्ल्ड डियोर उसे काफी लगते, पर अब उसे और फंड्स की जरूरत थी। हार्वेस्ट सैक्रिफाइस नाम का वो हंसिया रखना कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि वो खास मौकों पर काम आ सकता था। अगर जरूरत पड़ती तो लूमियन मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करके एक म्यूजिशियन का भेस ले सकता था और अपनी पीठ पर सेलो केस लेकर अपने टारगेट को मारने जा सकता था। फ्रांका ने जवाब में एक ठंडी आह भरी, मुझे लगता है कि इसे बेचना ही हमारे पास इकलौता रास्ता है। ये वाकई काफी अच्छा है, लेकिन ये मेरे कॉम्बैट स्टाइल से मेल नहीं खाता। फिर उसने लूमियन की कमर की तरफ इशारा किया, कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक एक कैनिस्टर रख लें? सच कहूं तो फ्रैंका को बर्जर्क एजेंट और बाक एजेंट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ स्कॉर्पियन पॉइजन और हीलिंग एजेंट चाहिए थे। फिर भी यह सोचते हुए कि लूमियन को भी अपने हथियारों के लिए जहर और घाव भरने की जरूरत पड़ेगी, उसने बराबरी के बंटवारे का रास्ता चुना। लूमियन इस बात पर राजी हो गया। 126 एवेन्यू ड्यू मार्श के बाहर रात के सन्नाटे में काले यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप घेरा बनाकर खड़ा था, ताकि आम लोग उस बिल्डिंग से दूर रहें। घर के अंदर ओंगुलेम डे फ्रांसवा, जिसके बाल भौहें और दाढ़ी सुनहरे रंग की थी, उस सुंदर महिला मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी नजर दीवार पर खून से लिखे शब्दों पर टिकी थी। उसके सीने पर सुनहरे बटनों की एक कतार चमक रही थी और वो चुपचाप खड़ा था, जिससे आसपास के प्यूरिफायर्स और पुलिस वालों पर एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। तभी साउदर्न कॉन्टिनेंट के मूल का एक प्यूरिफायर बेसमेंट से निकलकर एंगुलमे के पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, डीकन, हमें नीचे एक दुष्ट देवता की बलि देने के पक्के सबूत मिले हैं। वहां कुछ मरे हुए लोग भी मिले हैं जिनकी जिंदा बलि दी गई थी। जेल की कोठरियां खोल दी गई थीं और कुछ अगवा किए गए लोग वहां से भागने में कामयाब रहे। जो लोग वहां बचे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर वाकई काला जादू इस्तेमाल करता था। अंगुले में बिना किसी भाव के सुनता रहा और आसपास का मुआयना करता रहा। फिर उसने पास खड़े पुलिस ऑफिसर से पूछा, क्या आप में से किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि इतने सारे लोग गायब हो रहे थे? वो कौन था जिसने दावा किया था कि मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ थोड़े से काबू में आने वाले बियॉन्डर्स रहते हैं? किसने सुझाव दिया था कि उन्हें गिरफ्तार करने से सिर्फ नए क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए रास्ता साफ होगा और ज्यादा अराजकता फैलेगी? उसकी आवाज गुस्से से भरी थी और 126 एवेन्यू डी मार्श के लिविंग रूम में गूंज रही थी, जिससे हर पुलिस ऑफिसर ने अपनी नजरें झुका लीं। उसी पल एंगुलेम का ध्यान अचानक उस महिला मूर्ति की तरफ गया। उसे वहां गुस्से की एक हल्की सी लहर महसूस हुई, जो पल भर में गायब हो गई। जैसे ही एंगुलेम ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर मूर्ति के पेट वाला हिस्सा खोला, एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर फैल गई।
वहां उसे एक बड़ी जगह मिली जिसमें एक मुड़ा हुआ इंसान आराम से आ सकता था। उसके अंदर एक भूरे हरे रंग का बीज रखा था जो हवा के झोंके से धीरे धीरे धूल बनकर बिखर रहा था। साल दे बाल ब्रीज के दूसरे फ्लोर पर लूमियन ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? फ्रांका ने पूछा। लूमियन को एक साथ खुशी और हैरानी महसूस हो रही थी। मेरा प्रोवोकर पोशन पूरी तरह पच गया है। फ्रैंका ने अंदाजा लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी हरकतों से कोई बड़ा आदमी प्रोवोक हो गया हो? शायद लेडी मून या फिर कोई ऑफिशियल बियॉन्डर। सब कुछ मुमकिन है। लूमियन ने बात मानी। अगर वो इस रहस्य को नहीं सुलझा सकता था तो उस पर और ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। आखिर ये एक अच्छी खबर ही थी। इसका मतलब था कि अब वो सीक्वेंस 7 पायरोमेनियाक बनने के लिए आगे बढ़ सकता था। ये एहसास होते ही उसे एक नई समझ मिली। उसे पोषण को पूरी तरह पचाने के लिए एक्टिंग के सारे सिद्धांतों को बारीकी से याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने एक्टिंग के कुछ सिद्धांतों का सारांश निकालकर और सही तरीके से काम करते हुए लगातार फीडबैक पाकर अपनी पोषण पचाने की काबिलियत पर भरोसा कर सकता था। पोषण पचाने के लिए समय या सही मौकों का इंतजार करना बियॉन्डर्स के लिए आम बात थी। लूमियन चुपचाप सोचने लगा और उसे एक नई रोशनी मिली। एजेंट्स को बांटने और बाकी सामान बेचकर पैसे कमाने का फैसला करने के बाद लूमियन ने फ्रांका को अलविदा कहा। वो जानबूझकर साल दे बाल ब्रीज के चारों ओर घूमकर एवेन्यू डू मार्श से निकला और वापस ऑबर्ज डू कॉकडोर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो दूसरे फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि रूम नंबर 206 का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर जल रहे कार्बाइड लैंप की रोशनी धुंधले गलियारे में आ रही थी। अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से लूमियन ने पास से गुजरते हुए अंदर झांका तो उसे अपनी पसंदीदा काली डूंगरी पहने बिस्तर पर बैठा गैब्रियल दिखा जो बाहर गलियारे की तरफ देख रहा था। तुम आखिरकार वापस आ गए। लूमियन को देखकर वो नाटककार खुशी से चिल्ला उठा। लूमियन ने एक भौं ऊपर चढ़ाई और पूछा, तुम अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े? पल भर के लिए गैब्रियल के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसकी खुशी फिर से लौट आई और उसने जवाब दिया, मिस्टर नेथन लॉप ने मेरी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। असल में उन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मेरा स्क्रिप्ट खरीद लिया है। वो मुझे 1500 वर्ल्ड डियोर का डाउन पेमेंट देने वाले थे, लेकिन हमने उन्हें जितना डराया था उसे देखते हुए उन्होंने 500 काट लिए। नाटक शुरू होने के बाद मुझे हर शो के टिकट की कमाई का 2.5% मिलेगा। लूमियन के होठों से एक धीमी हंसी निकली। मुझे लगा था कि रिवॉल्वर ने उन्हें मजबूर किया होगा और वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी स्क्रिप्ट वाकई उनका दिल जीत लेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुमने फिर भी ऐसा क्यों किया? गैब्रियल ने चिढ़कर पूछा। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर लॉप कलाकारों की अजीब हरकतों को समझते हैं और उन्हें इन बातों का बुरा नहीं लगता। उन्होंने बताया कि उनकी पिछली मिस्ट्रेस एक पेंटर थी जिसने न केवल अपनी बालकनी पर भेड़ पाल रखी थी बल्कि वो दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट भी करती थी। उसने उन्हें आजमाने और मनाने के लिए नकली प्रॉप्स भी तैयार किए थे जिसकी वजह से आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया। तुम ट्रायडियंस। कॉडो के प्रैंकस्टर किंग होने के बावजूद लूमियन ने एक लंबी आह भरी। गैब्रियल जो ट्रायर का रहने वाला नहीं था, उसने सीएल के मजाक को बुरा नहीं माना। उसने दिल से अपना आभार जताया। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं तुम्हारे तरीके से सहमत नहीं हूं, पर तुम्हारी मदद के बिना मिस्टर लॉप कभी मेरे स्क्रिप्ट को देखते भी नहीं। गैब्रियल ने फिर उलझन में पूछा। मिस्टर लॉप ने कहा था कि हम लेखक काफी सावधान नहीं थे। हमने उनके दरवाजे पर पहुंचने के बाद ही अपने चेहरे ढके थे। लॉबी में गार्ड से बात करने के बाद उसे पता चल गया था कि हम कैसे दिखते हैं। एक बार जब वो पुलिस बुला लेगा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। जब हमने गार्ड को बांधा था तब तुमने पहले ही मास्क क्यों नहीं पहना था? गैब्रियल को लगा कि एक गैंगस्टर लीडर होने के नाते सीएल को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। लूमियन ने शांति से जवाब दिया, मुझे अपना चेहरा छिपाने की क्या जरूरत थी? गैब्रियल के चेहरे पर और भी ज्यादा उलझन छा गई और उसने पूछा, तो फिर तुमने बाद में मास्क क्यों पहना? लूमियन ने बहुत ही शांति से कहा, क्योंकि जेना ने मास्क पहना था। यह है कैसा तर्क है? एक नाटककार होने के बावजूद गैब्रियल को सीएल के ख्यालात समझ नहीं आए। उसे लगा कि कल रात सीएल की हालत कुछ अजीब थी, लेकिन उसे असली वजह नहीं पता थी। गैब्रियल ने एक लंबी सांस ली और कहा, शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा, वरना पुलिस हमें धर दबोचती। वो एक पल के लिए रुका। उसे एहसास हुआ कि सीएल तो सवॉय मॉब का लीडर था। उसने पहले जो जुर्म किए थे वे कल रात वाली घटना से कहीं ज्यादा गंभीर थे। डरने की कोई बात नहीं थी। अगर पुलिस उसे ढूंढने आती भी तो वो 1-2 दिन के लिए कहीं छिप सकता था और मामला शांत हो जाता। ऐसे छोटे से केस के लिए उसका पीछा कोई नहीं करता। लूमियन हल्का सा हंसा और गैब्रियल के कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम पकड़े भी जाते तो तुम सिर्फ एक साथी होते।
तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था, तुम बेल देकर अपनी रिहाई पक्की कर सकते थे। ये कहकर लूमियन अपने कमरे की तरफ बढ़ा और रूम नंबर 207 का दरवाजा खोला। गैब्रियल उलझन और राहत के साथ सीएल को जाते हुए देखता रहा। कमरे में पहुंचकर लूमियन ने फॉलन मर्क्यूरी की अच्छी तरह जांच की। उसे लगा कि अगर इस डर्क की मरम्मत नहीं की गई तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक टिक पाएगा। शायद मुझे फ्रांका से सलाह लेनी चाहिए। वो शायद कुछ ऐसे लोगों को जानती हो जो मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स और बियॉन्डर हथियारों की मरम्मत करने में माहिर हों। लूमियन ने अपनी आंखें आधी बंद की और फॉलन मर्क्यूरी से कांटेक्ट किया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि तकदीर का कौन सा हिस्सा बदला गया था। वो ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की शराब गटकने वाली किस्मत थी। लूमियन ने ध्यान से फॉलन मर्क्यूरी को रखा, उठा और कमरे से बाहर निकलकर तीसरी मंजिल की तरफ चल दिया। जैसे ही वो रूम नंबर 310 के पास पहुंचा, उसे अंदर से उस पागल के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी जिसमें अभी भी काफी डर था। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। लूमियन ने छोटा सा तार निकाला और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि वो पागल चांदनी से चमक रहे फर्श पर दुबका हुआ था, अपना सिर पकड़े हुए और बुरी तरह कांप रहा था। दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेकर खड़ा लूमियन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम काफी खुशकिस्मत हो। मॉन्सूरिस के भूत ने अभी तक तुम्हारी जान नहीं ली है। मुझे हैरानी है कि वो कहीं और बिजी है या बस सुस्ती दिखा रहा है। चैप्टर 229 इक्विवेलेंट एक्सचेंज। लूनेटिक ने अभी भी वही मैला लिनन शर्ट और पीले ट्राउजर्स पहने हुए थे, जैसे कपड़े बदलना उसके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। लूमियन की बातें सुनकर उसने ऊपर देखा, जिससे काली दाढ़ी से ढका हुआ उसका चेहरा सामने आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लूमियन को पूरी तरह भूल चुका था। उसकी नीली आंखें खाली और धुंधली थीं। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। उसने अपने कंधे को पकड़ लिया, जो उसके उलझे हुए काले बालों के नीचे छिपा था, और एक और डरावनी चीख निकाली। लूमियन पास आया। उसका बायां हाथ काले दस्ताने ग्लव्ड में था और उसने फॉलन मर्क्यूरी निकाली। एक तेज मोशन के साथ उसने उसे लुनाटिक के कंधे में उतार दिया। मैली लिनन शर्ट फट गई, जिससे एक हल्का घाव दिखा जिससे अभी भी खून बह रहा था। लुनाटिक एकदम जम गया, जैसे वो लंबे समय से इंतजार कर रहे न्याय, जजमेंट के आने का वक्त हो। कुछ सेकंड्स बाद वो जमीन पर गिर गया। अपने हाथों को फर्श पर टिकाकर वो लूमियन से दूर भागने की कोशिश करने लगा। डर के मारे वो चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पड़ोस के कमरों के किराएदारों ने शोर सुना, लेकिन किसी ने भी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। वो पागल अक्सर अपनी मौत के बारे में चिल्लाता रहता था और न मारे जाने की भीख मांगता था। वो भयानक प्यूटर ब्लैक डैगर पहले ही लुनाटिक के कंधे से बाहर निकल चुका था और लूमियन पारे मर्क्यूरी की चमकती हुई नदी को देखते हुए ख्यालों में खोया रहा। उसने लुनाटिक की जिंदगी के सुखद पहले हिस्से और उसके परिवार की एक एक करके हुई दुखद मौतों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे लूमियन एक जबरदस्त झटके के कारण हुए पूरे मानसिक टूटने, मेंटल ब्रेकडाउन के एहसास से खुद को जोड़ पा रहा था। कभी कभी लूमियन का मन भी उस पागल की तरह टूट जाने का करता था, ताकि वो सारी समझदारी छोड़कर अपनी मौत तक सिर्फ अपनी मूल प्रवृत्तियों, प्राइमल इंस्टिंक्ट्स पर काम कर सके। हालांकि अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, एक मामूली, लगभग अवास्तविक उम्मीद, और वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो इसका पीछा करना चाहता था। इसलिए वो अक्सर बिना सोचे समझे काम करता था और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियां दिखाता था। फिर भी वो हमेशा उस उम्मीद की किरण से पैदा होने वाली तर्क संगतता, रैशनैलिटी से बंधा रहता था। उसने कभी भी परिणामों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। वो गहरे विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति में जी रहा था, यह जानते हुए कि उसे किस किस्मत फेट को किस तारीख के साथ बदलना है। लूमियन ने तेजी से उस पागल की अंडरग्राउंड मार्केट डिस्ट्रिक्ट में मॉन्सूरस गोस्ट से मिलने वाली किस्मत को खोज लिया। चाकू की नोक से उसने उसे बाहर निकाला, उसे तरल पारे, लिक्विड मर्क्यूरी की एक बूंद में बदल दिया। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर की पीने वाली किस्मत, ड्रिंकिंग फेट, उस पागल के शरीर में बहने लगी। पागल की डरी हुई विनतियों को नजरअंदाज करते हुए लूमियन उसके सामने बैठ गया। उसने अपने कपड़ों से फॉलन मर्क्यूरी की ब्लेड साफ की और खून रोकने में मदद की। फिर लूमियन ने इकलौती कुर्सी खींची और बैठ गया, शांति से किस्मत के इस आदान प्रदान, फेट एक्सचेंज के पूरा होने का इंतजार करने लगा। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जैसे जैसे वो पागल चिल्लाता रहा, समय बीतता गया। आखिरकार फॉलन मर्क्यूरी धीरे से कांपने लगी। पागल की आवाज अचानक बंद हो गई। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी नजर साफ हो गई और वो अपने आप से बुदबुदाया, मुझे एक ड्रिंक चाहिए, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। लूमियन मुस्कुराया और खड़ा हो गया। ड्रिंक्स का खर्चा तुम्हारी तरफ से होगा। इसे मॉन्सूरिस गोस्ट से बचने में तुम्हारी मदद करने का इनाम समझो। जाहिर है, असली इनाम मॉन्सूरिस गोस्ट से सामना होने वाली किस्मत ही थी। सावधानी पूर्वक योजना और एक बेखबर लक्ष्य, अनगार्डेड टारगेट के साथ, ये हत्या असैसिनेशन के लिए एक बेहतरीन औजार के रूप में काम आया।
पागल एक पल के लिए चौंक गया और फिर बोला, क्या तुमने उससे छुटकारा दिला दिया? तुम चाहो तो मुझ पर यकीन ना करो। लूमियन मुड़ा और धुंधली रोशनी वाले गलियारे कॉरिडोर में चला गया जहां कोई दीवार लैंप नहीं था। वो पागल शराब की कभी न मिटने वाली प्यास के कारण अनजाने में लूमियन के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे बेसमेंट बार की ओर बढ़े, पागल ने चारों ओर देखा और अपने आसपास के माहौल में एक साफ बदलाव महसूस किया। सायों में से किसी के देखने का वो डरावना एहसास गायब हो चुका था। हैरान होकर वो पागल बार काउंटर पर बैठ गया और दलिया बियर, ओटमील बियर के 2 गिलास ऑर्डर किए, एक लूमियन के लिए और दूसरा अपने लिए। उसने अपना गिलास गटक लिया, जिससे झाग के निशान उसके मुंह के कोनों पर रह गए। चूंकि वो कभी कभी होश में रहने के दौरान बाहर आता था, इसलिए किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। अपनी शराब की तलब मिटाने के बाद वो पागल लूमियन की ओर मुड़ा और एक बार फिर पूछा, क्या मैं सच में मॉन्सूरियस गोस्ट से बच गया हूँ? तुमने ये कैसे किया? मैंने मॉन्सूरियस गोस्ट को मार दिया है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो दोबारा जिंदा होगा या नहीं, लूमियन ने गंभीरता से जवाब दिया। हालांकि अगर वे लोग जो पहले उससे मिले थे अभी भी जिंदा हैं, तो वे उसके टॉर्चर से मुक्त हो जाएंगे। याद रखो, मैंने खुद मॉन्सूरियस गोस्ट का सामना करने का जिक्र किया था। मुझे देखो, मैं जिंदा और भला चंगा हूँ। सच में? उस पागल को यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि इस सुंदर नौजवान ने मॉन्सूरियस गोस्ट को हरा दिया है। यहां तक कि चर्च भी सफल नहीं हुआ था। लूमियन मुस्कुराया। मैंने झूठ बोला? मुझे बस एक मंत्र इनकैंटेशन मिला है जो मॉन्सूरियस गोस्ट को मुझे परेशान करने से रोकता है, लेकिन मुझे एक माध्यम, कॉन्ड्यूइट के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के खून की जरूरत है जिस पर उसका साया हो। पागल की आंखों में समझ आने की एक झलक दिखी। तभी तुमने मुझे चाकू मारा। शर्मिंदगी से लाल होते हुए उसने स्वीकार किया, शायद मैं अभी तुम्हारी भरपाई कॉम्पेंसेट न कर पाऊं। मेरी बचत बहुत कम है और मुझे नया काम ढूंढना होगा। लूमियन ने बीच में ही टोक दिया, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? सिर्फ फ्लेमिंग काफी होगा, पागल ने जवाब दिया और फिर पूछा, और तुम? सियल? लूमियन ने अपनी ओटमील बियर पी ली। जब तक उसके गिलास में सिर्फ तरल की एक पतली परत बची, फ्लेमिंग काफी नशे में हो गया था। उसने लूमियन का हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ाने लगा, क्या तुम्हें पता है, मैं एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर हुआ करता था। साथ ही मुझे कुछ स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उनमें से कई छात्र बहुत साहसी और लापरवाह थे, जो किसी भी काम में हाथ डालने की हिम्मत रखते थे और चुनौती मिलने पर आजादी के नारे लगाते थे। वे तो कैटाकॉम्स में प्रॉम्स भी रखते थे, अपनी पीठ गर्म करने के लिए बेनाम लाशों की हड्डियां जलाते थे। वे किसी चीज में यकीन नहीं रखते थे और किसी चीज से नहीं डरते थे। बेशक मैं भी उन दिनों वैसा ही था। फ्लेमेंग ने अपनी जिंदगी के पहले हिस्से की कहानियां सुनाई। उसकी आवाज गर्व, खुशी, वर्तमान की परेशानियों की चेतावनी और पुरानी यादों के बीच बदलती रही। क्या आप छात्रों को जोखिम लेने से रोकने के लिए अंडरग्राउंड ट्रायर में गए होंगे? लूमियन ने लापरवाही से बियर का घूंट लेते हुए पूछा। फ्लेमिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी विशेषज्ञता एक्सपर्टीज खनिजों मिनरल्स में है। ट्रायर की जमीनी चट्टानें पढ़ाई के लिए अनोखी और दिलचस्प हैं। मेडिकल स्कूल के साथ मिलकर हमने कैटाकोम्स में म्यूजियम ऑफ मिनरोलॉजी एंड पैथोलॉजी भी स्थापित किया था। मैं म्यूजियम से निकलकर अंडरग्राउंड मार्केट डिस्ट्रिक्ट की ओर घर जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी मेरा सामना मॉन्सूरियस गोस्ट से हुआ। मेरी सैंड्रीन, मेरा बैस्टियन। फ्लेमिंग ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आवाज दर्द से भर गई। लूमियन ने फौरन विषय बदल दिया, तो ट्रायर की जमीनी चट्टानें काफी अनोखी हैं? बिल्कुल, फ्लेमिंग ने खुद को संभालते हुए सहज भाव से जवाब दिया। हमने उन चट्टानों को काव्यात्मक नाम भी दिए थे। ऊपर से नीचे तक उन्हें फ्लावर्स, शीप और सेजेस कहा जाता है। बातचीत में डूबे हुए लूमियन और फ्लेमिंग ने आधी रात तक बातें की। बाद वाला काफी फुर्तीला लग रहा था और उसके दाढ़ी वाले चेहरे पर भी कुछ रंग वापस आ गया था। उसे दोबारा पागलपन का दौरा नहीं पड़ा। यह पक्का करने के बाद कि अब अंधेरे में उसे कोई देख नहीं रहा है, वो सामान्य हो गया। नशे में धुत फ्लेमेंग को खुशी खुशी विदा करने के बाद लूमियन मुस्कुराया और अपनी नजरें हटा लीं। उसने मैडम मैजिशियन को पत्र लिखने के लिए रूम 207 में प्रवेश किया। पत्र में उसने पहले बताया कि कैसे टर्मी बोरोस ने उसे चार्ली की किस्मत चुराने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी और कैसे उसने ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और अन्य लेडी मून के सबॉर्डिनेट्स को मार डाला था। लूमियन ने फिर बताया कि बाद वाले काम की वजह से प्रोवोकर पोशन पूरी तरह से डाइजेस्टेड गया था। उसने पूछा कि क्या मैडम मैजिशियन के पास पायरोमेनियक पोशन फॉर्मूला और उससे जुड़ा बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक है, साथ ही उनके लिए उसे कितनी कीमत चुकानी होगी। कमरे को साफ करने और पत्र भेजने के लिए एक पपेट मैसेंजर बुलाने के कुछ ही समय बाद उसे मैडम मैजिशियन से जवाब मिला। बहुत अच्छा, तुमने उस लंबे नाम वाले साथी के प्रभाव और खतरे को पहचान लिया है। सतर्क रहो।
तुम्हारे विवरण के आधार पर यह लेडी मून एक सीक्वेंस 3 होनी चाहिए। ऐसे डेमीगॉड को सच में उकसाना प्रोवोक निश्चित रूप से तुम्हारे पोषण के पाचन की गति बढ़ा देगा। अगर मुझे सही याद है तो तुम कल रात मिस्टर के की गैदरिंग में जा रहे हो और उन्हें बताओगे कि तुम उस हस्ती की पूजा कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम सच में उनमें से एक बन जाओगे, जिससे मेरे द्वारा सौंपे गए मिशन का शुरुआती चरण पूरा हो जाएगा। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें पायरोमेनियाक पोषण फॉर्मूला मुफ्त में दूंगी। मेरे पास अभी भी पायरोमेनियाक बियॉन्ड ए कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन याद रहे बराबर के विनिमय इक्विवेलेंट एक्सचेंज के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। इंटिस में पायरोमेनियाक पोषण की दो मुख्य सामग्री इंग्रेडिएंट्स की कीमत 18,000 वर्ल्ड डीओर से ज्यादा होती है, जो अक्सर 20,000 से ऊपर निकल जाती है। उसी तरह बियॉन्ड ए कैरेक्टरिस्टिक की कीमत आमतौर पर लगभग 35,000 वर्ल्ड डीओर के आसपास होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटिस में बहुत से लोग पायरोमेनियाक्स बन गए हैं, फिर भी बहुत से पायरोमेनियाक्स मारे भी गए हैं। माइनर आर्काना कार्ड के होल्डर के रूप में मैं तुम्हें भारी डिस्काउंट दूंगी। बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें केवल 30,000 वर्ल्ड डीओर में मिलेगी। गुड लक। फू, 30,000 वर्ल्ड डीओर। लूमियन ने सांस छोड़ी। उसे लगा कि यह रकम नामुमकिन नहीं है। उसके पास पहले से ही बचत में 4,000 वर्ल्ड डीओर से ज्यादा थे और हार्वेस्ट सैक्रिफाइस नाम के शैतानी हंसिए साइद की अच्छी कीमत मिल सकती थी। इसके अलावा वो फ्रैंका से कुछ पैसे उधार ले सकता था और साल डे बाल ब्रीज के पैसों का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकता था। ये सब मिलाकर उसे 30,000 वर्ल्ड डीडॉर के करीब ले आएंगे। और जैसा कि लूमियन को शक था, लेडी मून एक मामूली मडाम से बदलकर देवताओं को जन्म देने वाली बर्थिंग डीएटीज महिला बन गई थी। वो निश्चित रूप से सीक्वेंस 4 से ऊपर थी। सौभाग्य से हमने अपनी पिछली लड़ाई में हारने का नाटक किया था, जिससे ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को मदद मांगने से रोका गया। लूमियन ने मैडम मैजिशियन का पत्र जलाया, खुद को ताज़ा किया, बिस्तर पर चढ़ा और सो गया। ... सुबह 6 बजे के कुछ ही देर बाद लूमियन हाथ मुंह धो चुका था और उसने एक साफ सफेद शर्ट, काली जैकेट वेस्ट, भूरे रंग की पैंट और चमकदार चमड़े के जूते पहन लिए थे। तभी उसने तीसरी मंजिल से नीचे आते कदमों की आवाज सुनी। ये रूर और मिचेल थे, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनसे तीखी गंध आ रही थी। जैसे ही लूमियन रूम 207 के दरवाजे पर खड़ा हुआ, रूर ने घबराहट भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, सीएल मिस्टर सीएल, वो पागल मर गया है। मर गया? फ्लेमिंग मर गया है? लूमियन एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर रूर और मिचेल के पास से तेजी से निकलकर तीसरी मंजिल की ओर चल दिया। रूम 310 का दरवाजा चौड़ा खुला था। लूमियन ने अंदर एक सरसरी नजर डाली और फ्लैमिंग को खिड़की से लटका हुआ पाया। उसका चेहरा दरवाजे की ओर था। उसने साफ शेव की हुई थी, जिससे उसका कोमल और कमजोर चेहरा साफ दिख रहा था। अब वो सांस नहीं ले रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था, आंखें थोड़ी बाहर निकली हुई थीं। उसका मुंह खुला हुआ था और खिड़की से सुबह की रोशनी आ रही थी, जो उसके बेजान शरीर को नहला रही थी। वो खिड़की के फ्रेम से बंधे बेल्ट से चुपचाप लटका हुआ था। उसके नीचे लकड़ी की मेज पर एक लगभग बुझता हुआ मिट्टी के तेल का लैंप, केरोसिन लैंप, कई बड़ी किताबें और एक फाउंटेन पेन से दबी हुई कागज की एक सफेद शीट रखी थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर कुछ लिखा गया है। लूमियन कुछ सेकंड्स के लिए डरावनी खामोशी में रहा और फिर सावधानी से कागज की उस सफेद शीट की ओर बढ़ा। सटीक इंटीजन लिखावट में उस पर लिखा था, जब मैं पागल डिरेंज्ड था, तब भी मुझ में जीने की इच्छा थी। होश में आने पर मुझे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिला। कृपया मुझे कैटाकोम्स के अंदर अंडरग्राउंड टूम ऑफ लाइट्स में दफना देना। लूमियन ने अपनी नजरें उठाईं, उन खाली नीली आंखों से मिलते हुए जो कब्र के उस पार से उसे घूर रही थीं। वो गंभीर खामोशी में वहीं खड़ा रहा, जैसे समय थम गया हो। चैप्टर 230 स्केपगोट। सुबह के ठीक 8 बजे 2 लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स टहलते हुए ओबर्ज डू कोक डोर की तीसरी मंजिल पर आए। एक ने बड़े ध्यान से उस बेजान शरीर, सुइसाइड नोट और आसपास की चीजों की जांच की, जबकि दूसरे ने पड़ोस के किराएदारों से पूछताछ शुरू कर दी। लूमियन, जो पहले से ही मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करके भेष बदल चुका था, रूम 310 के दरवाजे पर खड़ा हो गया। ऑफिसर ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ में पेन और पेपर पकड़े हुए था। उसने लूमियन की तरफ एक सरसरी नजर डाली। तुम सीएल डुबॉस होगे। मुझे इस मामले के बारे में बताओ। लूमियन ने बताना शुरू किया कि कैसे उसके आने से पहले ही फ्लेमिंग का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो आदमी लगातार मॉन्सूरिस गोस्ट के मिलने और अपने परिवार की मौत के बारे में पागलों की तरह बातें करता रहता था। जल्द ही ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी बारी आने वाली है। लूमियन ने आगे बताया कि कैसे पिछली रात फ्लेमिंग अचानक होश में आ गया था और उसने जमकर शराब पी थी। उसके कंधे पर घाव कैसा है? कमरे में मौजूद मृत व्यक्ति की जांच कर रहे ऑफिसर ने बीच में टोकते हुए पूछा। पिछली रात होश में आने से पहले उसने खुद को चोट पहुंचाई थी।
मैंने ही उस पर पट्टी बांधी थी, लुमियन ने बड़े संयम के साथ जवाब दिया। बाकी किराएदारों और बेसमेंट बार के मालिक से पूछताछ करने के बाद दोनों ऑफिसर्स ने सावधानी से ये नतीजा निकाला कि मरने वाला व्यक्ति लंबे समय से मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा था। उसके पास सुसाइड करने की वजह थी और उसके व्यवहार में भी ऐसी प्रवृत्तियां दिख रही थीं। जैसे ही वे फ्लेमिंग की बॉडी को मॉर्चुअरी बैग में डालने लगे, उन्होंने लुमियन से कहा, हम इसे कैटाकॉम्स ले जाएंगे, लेकिन ये काफी पेचीदा प्रोसेस है। इसमें मौत की सही वजह पता करना, शुद्धिकरण के लिए पादरी को बुलाना, उसकी संपत्ति के लिए सही वारिस ढूंढना और कैटाकॉम के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना शामिल है। इसमें लगभग 1 या 2 हफ्ते लगेंगे। लुमियन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैंने उसके साथ कुछ ड्रिंक्स पी थी। जब आप उसे दफनाएं तो मुझे बताना मत भूलना। उनकी बात मानकर दोनों ऑफिसर्स फ्लेमिंग की बॉडी और कमरे का सामान लेकर ऑबर्ज डू कॉकडोर से चले गए। लुमियन ने अपना भेष हटाया और रूम 207 में वापस आ गया। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसकी पीठ खिड़की की ओर थी जिससे सूरज की रोशनी आ रही थी। उसका सामना उस धुंधले गलियारे से था और वो अपनी भावनाओं के भंवर से जूझ रहा था। फ्लेमिंग की सुसाइड ने लुमियन के सामने एक वैकल्पिक किस्मत पेश कर दी थी। लुमियन ने फ्लेमिंग को मॉन्सूरस गोस्ट से बचने में मदद की थी, किसी निजी फायदे या इनाम के लालच में नहीं। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने उस आदमी में अपनी ही मुसीबत की झलक देखी थी जिसने अपना परिवार खो दिया था, एक पूरी तरह से हार मान चुका था और पागलपन में डूब गया था, जबकि दूसरा एक छोटी सी उम्मीद की किरण को पकड़े हुए अपनी समझ बनाए रखने के लिए बेताब संघर्ष कर रहा था। लेकिन अंत में फ्लेमिंग ने, जो अब मॉन्सूरस गोस्ट से परेशान नहीं था और डर की वजह से पागल हो चुका था, अपना अस्तित्व खत्म करने का फैसला कर लिया। गलियारे में एलोडी ने अपने बालों को एक ब्लॉन्ड विग के नीचे छिपाया हुआ था और अपनी आंखों पर आई शैडो लगाया हुआ था। वो दूसरी सफाई करने वाली महिला के साथ अपना व्यस्त दिन शुरू कर चुकी थी। वे बिना रुके फर्श पोंछ रही थीं और खटमलों से लड़ रही थीं। लुमियन खामोशी से देख रहा था। उसकी नजरें दूर और कहीं खोई हुई लग रही थीं। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज गूंजी, जो आखिरकार रूम 207 तक पहुंच गई। जना की परछाई लुमियन की नजरों के सामने आई। आज उसने अपनी रोज की चमक धमक के मुकाबले थोड़े सादे कपड़े पहने हुए थे। उसकी ब्लाउज थोड़ी चिपकी हुई थी, जो उसके टॉप के हल्के भूरे रंग और एक फ्लफी बेज रंग की छोटी स्कर्ट के साथ जंच रही थी। उसने घुटनों तक ऊंचे काले बूट्स पहने थे और उसका मेकअप काफी आकर्षक लग रहा था। उसने लुमियन की ओर देखा, रूम 207 में दाखिल हुई और धीरे से पीछे का लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। लुमियन अपनी सोच से बाहर आया और उसे चुपचाप देखता रहा। उसने उसके इरादों पर कोई सवाल नहीं किया। जना ने बोलने से पहले अपनी उत्सुकता और उत्साह को दबाया। क्या तुमने सुना? पॉइजन स्पर गैंग के बॉस और 2 नेताओं का कत्ल हो गया है। मुझे पता है, लुमियन ने सिर हिलाकर हामी भरी। जना ने उसके चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखा और जानबूझकर आगे की बात पूछी। इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं था, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, बॉल्डी हार्मन और शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कैस्टीना को एक साथ खत्म करने की ताकत है? लुमियन ने पलटकर जवाब दिया। जेना, जिसे फ्रांका से पहले ही सीएल की ताकत का अंदाजा मिल चुका था, समझ गई कि ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर खुद फ्रांका से कम खतरनाक नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम फिर भी मदद ले सकते हो, जैसे कि फ्रांका। अधिकारी मुझ पर शक तक नहीं कर रहे हैं, लुमियन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। सच तो ये है कि उसे ये मामला काफी हैरान करने वाला लगा। आमतौर पर उन गिने चुने लोगों में से एक होने के नाते जो हाल ही में पॉइजन स्पर गैंग के साथ सीधी लड़ाई में शामिल थे, ऐसी घटना के बाद निश्चित रूप से उससे पूछताछ की जानी चाहिए थी। फिर भी लुमियन कल रात से इंतजार में था, पलक झपकते ही भेष बदलने के लिए तैयार, लेकिन अभी तक कोई जांचकर्ता नहीं आया था। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। खट खट खट। रूम 207 के दरवाजे पर दस्तक गूंजी। चार्ली? लुमियन की नजर दरवाजे पर टिक गई और उसने इशारा किया, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला है। जो मेहमान उनके सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली था। उसने एक साफ सफेद शर्ट, हल्के रंग की जैकेट और एक फॉर्मल काला सूट पहना हुआ था जिससे एक गरिमा झलक रही थी। उसके सिर पर एक हाफ टॉप हैट थी, जबकि एक गहरे रंग की बो टाई ने उसके पहनावे को पूरा किया था। उसके कपड़े उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर थे जब वो होटल ड्यू सिंग ब्लॉन्क में एक अटेंडेंट के रूप में काम करता था। चार्ली को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद लुमियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वाह भाई, ये सभ्य आदमी कहाँ से आया है? चार्ली अपनी मुस्कुराहट नहीं छिपा सका। उसकी आवाज में गर्मी और उत्साह था जब उसने जवाब दिया, सही है ना? अब मैं एक असली जेंटलमैन हूँ। मैं अभी भी क्लासिकल ग्रामर सीखने की प्रक्रिया में हूँ। मडाम, मिस्यर, कृपया मुझे अपना सभ्य अभिवादन करने की अनुमति दें।
इन शब्दों के साथ उसने अपनी टोपी हटाई, उसे अपने सीने से लगाया और थोड़ा झुककर सलाम किया। जेना दबी हुई हंसी हंसी, लेकिन उसने चार्ली को हतोत्साहित नहीं किया। लूमियन ने अपनी जबान से आवाज निकाली और टिप्पणी की, सच कहूं तो तुम सभ्य कपड़ों में सजे हुए एक बंदर की तरह लग रहे हो। चार्ली पर कोई असर नहीं पड़ा, उसकी खुशी बरकरार रही। मैंने अभी अपनी पढ़ाई शुरू ही की है। 1 महीने के समय में तुम मेरा एक बिल्कुल अलग रूप देखोगे। ओह, वैसे ये मुझसे चार्ली कॉलेंट हैं। वो अभी 8 वर्ल्ड डियोर का शानदार खाना खाकर आ रहे हैं। इस मोड़ पर चार्ली ने जेना की ओर देखा, जो बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने अपना मुंह खोला, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, फिर भी उसकी मौजूदगी में बोलने में हिचकिचा रहा था। लापरवाही से लूमियन ने पूछा, क्या बात है? जो भी मन में है, बोल दो। चार्ली ने अपनी आवाज धीमी की। क्या तुमने सुना? कल रात ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, बॉल्डी हार्मन और शॉर्ट लेग्ड कैंडलस्टिक कैस्टीना सब मारे गए। मुझे पता है। और लूमियन को यकीन था कि चार्ली ऐसी किसी चीज के लिए उसके पास नहीं आएगा जो जल्द ही सबको पता चलने वाली थी। चार्ली ने जेना की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखी। यह पक्का हो गया है कि हत्यारा ऑरोरा ऑर्डर नाम के एक आतंकवादी संगठन का है। वे नृशंस हत्याओं के प्रदर्शन के शौकीन हैं और मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो दुष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। इस मामले में ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और उसके साथी ग्रेट मदर नाम के एक दुष्ट देवता को मानते थे। ऑरोरा ऑर्डर? लूमियन दंग रह गया। ये बलि का बकरा कहां से आया? सरकारी बियॉन्डर्स अचानक ऑरोरा ऑर्डर की तरफ उंगलियां क्यों उठा रहे थे? क्या उन्हें पहले उन लोगों की जांच नहीं करनी चाहिए थी जिनका ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और पॉइजन स्पर गैंग के साथ झगड़ा था? जासूसी उपन्यास तो ऐसे ही लिखे जाते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि ऑरोरा ऑर्डर ने सच में ये हत्याएं की हैं? जेना ने उत्सुकता से पूछा। चार्ली ने जोर देते हुए सिर हिलाया। ये सही है। ऑरोरा ऑर्डर ने इन हरकतों की कुछ हद तक जिम्मेदारी ली है। कल कुछ अखबारों में इस मामले की रिपोर्ट आनी चाहिए। चार्ली की बात के बाद के हिस्से से पता चलता था कि उसने जो जानकारी साझा की थी वो सार्वजनिक की जानी थी और इसमें गोपनीयता की कोई शर्त नहीं थी। ऑरोरा ऑर्डर जिम्मेदारी ले रहा है? वे तो इसमें शामिल भी नहीं थे। वे जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे? लूमियन एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन उसे थोड़ी हंसी भी आई। अगर उसने खुद ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को नहीं मारा होता तो शायद उसे भी ऑरोरा ऑर्डर पर ही शक होता। चार्ली ने लूमियन की ओर देखा और दबी हुई आवाज में कहा, आज दोपहर चुनाव खत्म होने के बाद पूरे मार्केट डिस्ट्रिक्ट की सुरक्षा को लेकर जनता की चिंताओं के जवाब में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। क्या तुम किसी दस्तावेज से पढ़ रहे हो? तुम्हारी बातें बहुत सरकारी लग रही हैं। लूमियन समझ गया कि चार्ली उसे जानकारी देने के लिए इतनी जल्दी क्यों आया था। जिनके हाथ गंदे थे उनके लिए आज दोपहर मार्केट डिस्ट्रिक्ट छोड़ देना और फिलहाल के लिए छिप जाना ही सबसे अच्छा था। लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे आज दोपहर एक मिस्टिसिज्म गैदरिंग में जाना है। हालांकि मिस्टर के की गैदरिंग रात 9 बजे होने वाली थी, लेकिन लूमियन का इरादा जल्दी पहुंचने का था। चार्ली ने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं पहले निकलता हूं। कुछ पल सोचने के बाद लूमियन ने जवाब दिया, भविष्य में ऐसी छोटी मोटी बातों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने मजाक उड़ाते हुए आगे कहा, क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? चार्ली ने झेंपते हुए मुस्कान दी। ये मेरा पहली बार था, इसलिए मैं थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाया। चिंता मत करो, जब तक ये सच में तुमसे जुड़ा न हो मैं और कोई सुराग नहीं दूंगा। जब लूमियन ने चार्ली को जाते हुए देखा, जेना ने अपनी जबान से आवाज निकाली और आह भरी। वो सरकारी बियॉन्डर्स के बीच तुम्हारा जासूस बन गया है। मैं चाहूंगा कि वो ना होता। लूमियन अपने होठों को सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। वो सिर्फ एक बेवकूफ है जो चीजें बिगाड़ देगा। जेना ने उपहास किया और अपना हाथ हिलाया। मैं फ्रैंका को ढूंढने जा रही हूँ। क्या तुम चार्ली से मिली जानकारी को दूसरों के साथ साझा करने की योजना बना रहे हो? लूमियन ने अपना सिर हिलाया। अगर हर कोई भाग गया तो सरकारी बियॉन्डर्स निश्चित रूप से किसी भी तरह की जानकारी लीक होने की जांच करेंगे। वो बेवकूफ बच नहीं पाएगा। इसके अलावा कुछ लोग जेल में जाने के लायक भी हैं। और तुम नहीं? जेना ने रूम 207 से निकलते हुए और गलियारे में कदम रखते हुए ताना मारा। उसी पल दोनों सफाई करने वाली महिलाएं पहले ही सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थीं। जेना तेजी से वहां पहुंची। उसकी नजर एलोडी नाम की सफाई वाली महिला पर पड़ी जिसने ब्लॉन्ड विग पहना हुआ था। अचानक जेना के चेहरे के भाव जम गए और वो तेजी से मुड़ी और रूम 207 की ओर वापस चल दी। लूमियन, जो जाने ही वाला था, उसे ये अजीब लगा। लगभग 50 साल की महिला एलोडी ने भी जेना को देखा। उसने कुछ सेकंड्स के लिए उस प्रशिक्षु अभिनेत्री, अप्रेंटिस एक्ट्रेस की पीछे हटती परछाई को घूर कर देखा
और फिर उलझन और चिंता में पुकारा, सीलिया। जेना का शरीर पत्थर जैसा हो गया। वो धीरे से पीछे मुड़ी, अपनी मुस्कुराहट को जबरदस्ती चेहरे पर लाते हुए, और एलोडी का ऊंची आवाज में अभिवादन किया, माँ, माँ। लुमियन को लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसे याद आया कि एलोडी ने जिक्र किया था कि वो पहले एक थिएटर एक्ट्रेस हुआ करती थी, और अब उसे थिएटर डे लॉन्सियन केज पिजन्स में प्रदर्शन देखना अच्छा लगता है। उसके पति की कुछ साल पहले एक फैक्ट्री एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और वो अपने पीछे 2 लगभग वयस्क बच्चों को छोड़ गया था जो परिवार को चलाने में मदद करते थे। दूसरी ओर जेना उसी थिएटर में एक अप्रेंटिस एक्ट्रेस थी। उसके पिता की भी कुछ साल पहले मौत हो गई थी, और अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ और भाई बचे थे। उसकी योजना अगले साल की अपनी ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे कमाने की थी। ये सब जुड़ रहा है, लुमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया। एलोडी हाथ में झाड़ू लिए जेना के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये कैसा मेकअप है?